हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है। और आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल कोर्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। सर जी, क्या पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 7 में? तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी स्टूडेंट, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, अलॉयज का फॉर्मेशन देखेंगे बेसिकली कि अलॉयज बनते कैसे हैं आपके। ठीक है। और दूसरा हमारा है कि हम सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं ह्यूमरोथरी रूल्स, एंड फाइनली हम इंटरमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। सभी स्टूडेंट ध्यान से और बड़े प्यार से इसे सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस क्या क्या चीज़ें कवर कर चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि प्रीवियसली हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये 6 लेक्चर्स आपके कवर कराए, पूरे 6 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी आप यहाँ देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाया था, और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इन 6 लेक्चर्स के साथ मैंने आपका यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया। जो मैंने आपको लेक्चर 1 में, जब मैंने आपको लेक्चर 1 दिया था, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था। ठीक है। सिलेबस बताया था कि हम अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। हर चीज़ में आप जाओगे तो काफ़ी डेप्थ में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अभी मैं जिस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ वो क्या है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में। तो पहले मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को पहले कवर करूँगा। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ को समझाना चाहिए या किसी और टॉपिक के ऊपर आपका लेक्चर आना चाहिए, उसके बाद मैं आपका लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है 6 लेक्चर्स में, और मैंने यूनिट 1 के 6 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ाया था ये केवल इसलिए लगाया हुआ है कि बाई चांस अगर कोई बच्चा डायरेक्टली यूनिट 2 से यानी लेक्चर नंबर 7 से अगर स्टार्ट करता है तो उसको एक आइडिया लग जाए कि पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेक्चर 1 में आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंपोर्टेंस, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे लेक्चर्स में आपको करा चुका हूँ, तो केवल आप एक बार इसको देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में बताया था सर जी, और आपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि बॉन्डिंग के बेसिस पर प्रॉपर्टीज कैसे कैसे आपकी वेरी करती हैं, ये सारी चीजें बताई थी। फिर सर जी आपने लेक्चर नंबर 3 में क्रिस्टलोग्राफी यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि आपके एटम्स कैसे अरेंज होंगे, वो सारी चीजें बताई। ठीक है। कितने टाइप्स के आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लेक्चर नंबर 3 में काफी डिटेल में। और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे एटम्स किसी डायरेक्शन में या किसी प्लेन में आपके ऑर्डर हैं तो उस डायरेक्शन को और उस प्लेन की मैं नेमिंग कैसे करूंगा, डेजिग्नेट कैसे करूंगा मैं कि मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाया था मिलर इंडिसेस, और इन्हीं के साथ मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर, प्लेनर एंड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, जो कि आपसे कि किससे जुड़े हुए थे, ये आपके मिलर इंडिसेस से ही जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपको लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है सर जी आपने बता दिया कि आपका बॉन्डिंग भी बता दिया, उसकी हिस्ट्री भी बता दी मटेरियल्स की, क्रिस्टल कैसा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, एटम्स आपके कैसे अरेंज हैं आपने ये भी बता दिया, प्लेन का नेम कैसे देंगे, डायरेक्शन कैसे देंगे। सर जी ये प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है। मेन आपका ये आपका क्वेश्चन आना चाहिए था, आपको माइंड में भी आया होगा कि ठीक है हम प्रॉपर्टीज की सारी बात कर रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज को कैसे पता करा जाता है, क्या टेक्निक है। तो मैंने आपको एक्स रे डिफ्रैक्शन के बारे में एंड ब्रैग्स लॉ के बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को पता कर लेते हैं। ठीक है। तो सारी चीज हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या करते हैं, देखते चले जा रहे हैं कि हम हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ये चीजें हैं और ये बेसिक्स हमको आने चाहिए। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था आपका लेक्चर नंबर 6 में इम्परफेक्शंस यानी डिफेक्ट्स के बारे में, कि डिफेक्ट्स की वजह से हमारे मटेरियल के अंदर कैसे प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, कैसे प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आ जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि डिफेक्ट्स में हमें केवल कितना पढ़ना है कि मटेरियल के अंदर आपके कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उन डिफेक्ट्स की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना था कि ये प्रॉपर्टीज में ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, वो बात की बात है। ठीक है। लेकिन हमें कितना आइडिया लेना था, अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो केवल हमें इतना आइडिया होना चाहिए था कि मटेरियल्स में डिफेक्ट्स की वजह से भी आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है, वेरिएशंस हो जाते हैं आपके प्रॉपर्टीज में। तो वो ऐसे कौन कौन से आपके इम्परफेक्शन है, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, कम से कम उनका आपको आइडिया होना चाहिए, उनके नेम आपको पता होने चाहिए, और उन नेम का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पूरा लेक्चर नंबर 6 प्रोवाइड कराया था, जिसमें आपको काफी डिटेल में मैंने सारे टाइप के आपको डिफेक्ट्स बताए थे। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइए इन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि जब आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद यूनिट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमने पहले पढ़ा था उससे हमारा बेस किस तरीके से बना, हमारी नींव कैसे रखी गई उन 6 लेक्चर्स की वजह से। ठीक है। जब वो आप देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ लेक्चर नंबर 7 या यूनिट 2 जो अलॉय है और अलॉय फॉर्मेशन है
उसको पढ़ने का क्या मतलब है और किस तरीके से यूनिट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 7 जो आपका अलॉय है वो आपका पुराने प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं उनसे कैसे लिंक है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो आपको यहाँ जाना है, ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पर आपको टॉप पर एक आई बटन मिलेगा, ठीक है, इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नेम से, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट पर जाइए और लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक सारे कवर कीजिए, ठीक है, आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी ब्रीफ आइडिया लग जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अभी तक मैंने केवल यही डिस्कस किया है कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर की हैं और अब हम आगे क्या कवर करने वाले हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट आगे पढ़ने वाले हैं अलॉयज़ के बारे में, ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अलॉयज़ के बारे में, ठीक है। ये आपका GIF रुक गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका ये रुक गया है, ये लिखा हुआ है अलॉय, ठीक है। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अलॉयज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता होगा वो फ्लो चार्ट क्या है और मैंने कहा था कि वो फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, मेरे साथ साथ वो फ्लो चार्ट बनाना है और अपने माइंड में ड्रॉ करना है और सारे सारे नाम बोलने हैं, ठीक है। अब क्या 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 था पहला स्टेप फ्लो चार्ट में, सर जी पहला था आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ कि आपका ये किस तरीके से आपका लिंक है। प्रोसेसिंग आपका क्या हुआ, प्रोसेसिंग के पे क्या डिपेंड करता है, आपका प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या आता है आपका स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही कहा सर जी, यही फ्लो चार्ट बताया था। अब सभी स्टूडेंट बताएंगे स्ट्रक्चर पे क्या डिपेंड करती हैं, सर जी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों, प्रॉपर्टीज। और जब मुझे प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी तो प्रॉपर्टीज पे क्या डिपेंड करेगा, तो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर जी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस। तो सभी बच्चों ने ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना लिया है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 6 में जैसा कि मैंने आपको बताया था इम्परफेक्शंस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बताया था बच्चों, इम्परफेक्शंस या मैं कहूँ डिफेक्ट्स, कि आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। ये इम्परफेक्शंस कैसे आ रहे थे ये भी मैंने पूरा डिटेल में बताया था, ये आपके आ जाते थे प्रोसेसिंग की वजह से, ठीक है। मैंने काफ़ी बताया था किस किस तरीके से आपके डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक प्रोसेसिंग के टाइम आपके आ सकते हैं डिफेक्ट्स, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग के टाइम्स आपका डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा आपका क्या है कि हम इंटेंशनली डिफेक्ट डालें उसमें, ठीक है, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है, इंटेंशनली हम डाल रहे हैं। कुछ हम क्या कह सकते हैं कि आपके सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से आपके डिफेक्ट्स आ जा रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आपके डिफेक्ट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, प्रोसेसिंग से, ठीक है, प्रोसेसिंग। और जब मैंने आपको डिफेक्ट्स का बताया था कि डिफेक्ट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, डिफेक्ट्स जो हैं आपके इम्परफेक्शंस हैं उनको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अलॉइंग का। और उस टाइम मैंने आपसे ये कहा था कि अलॉइंग हम यूनिट 2 में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, सारी बातें इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अलॉइंग कैसे आपका रिलेटेड है, आपका प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। और प्रोसेसिंग पर क्या डिपेंड करती है, प्रोसेसिंग आपका स्ट्रक्चर, और आपका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज फाइनली आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या है, परफॉर्मेंस में आपका चेंजेस आते हैं जैसे हम पीछे की चीजें देखते चले जाएंगे। तो अलॉइंग हमारा बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, आपका प्रोसेसिंग से। एक तो मैं कह सकता हूँ कि सर जी ये प्रोसेसिंग वाले स्टेप से जुड़ा हुआ है, प्लस आपका कौन से स्टेप से जुड़ा हुआ है, दूसरा मैं कह सकता हूँ कि जो अलॉइंग वाला है ये आपका दूसरा जुड़ा हुआ है आपका इम्परफेक्शंस वाले, मतलब हम कह सकते हैं। क्यों सर जी इम्परफेक्शंस वाले से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अलॉइंग में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अलॉइंग में मैं आपका क्या कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स को आपका मिक्स कर रहा हूँ, दो एलिमेंट को मिक्स करूंगा, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, जब मैं इसमें इसको मिक्स करूंगा तो क्या पहले वाले एलिमेंट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी। और यही मैंने आपको बताया था, इम्परफेक्शंस वो होते हैं जो आपके मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो अलॉइंग की वजह से भी तो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका वेरी कर रहा है। तो क्या मेरा अलॉइंग, मैं कह सकता हूँ कि अलॉइंग एक तरीके से क्या है, क्या सभी बच्चे बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो अलॉइंग है, सभी बच्चे बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या अलॉइंग मैं एक तरीके से कह सकता हूँ इम्प्योरिटी को ऐड करना, बिल्कुल सही कहना सर, कह सकते हैं इम्प्योरिटी को ऐड करना। और इन इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होगा, कुछ हमारे इम्परफेक्शंस हो सकते हैं मटेरियल के अंदर, बिल्कुल ठीक बात कहा। और इम्परफेक्शंस आपका किसका था, प्रोसेसिंग का था। इम्परफेक्शंस पे क्या डिपेंड करती हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आपको एक लिंकिंग समझ में आ गया होगा कि हम अलॉइंग क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से आपका जुड़ा हुआ है। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बताइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं GIF अब आपका चलने लग जाएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम अलॉय पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से आपका ये जो आपका अलॉय जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किस तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स के साथ आपका लिंक है, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आज हम क्या बात करेंगे, अलॉय फॉर्मेशन की। ठीक है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही दूंगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही दूंगा कि अलॉयज आपके क्या होते हैं, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलॉयज का फॉर्मेशन भी आपका कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो देखो अच्छा ध्यान से देखो, जो अलॉय है वैसे आप सभी लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चों को एक आइडिया है, आप सभी स्टूडेंट ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब वैसे तो अलॉयज में पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे किसके रिलेशन में सर जी, हम पढ़ेंगे किसके रिलेशन में, हम पढ़ेंगे इस अलॉय को इन रिलेशन टू क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ आपका माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं सर जी, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं अलॉइंग को देखूंगा किस रेस्पेक्ट में, मैं अलॉइंग को जानूंगा आज के इस लेक्चर में किसके रेस्पेक्ट में, कि मटेरियल के माइक्रो स्ट्रक्चर में या आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कैसे जुड़ा हुआ है अलॉइंग। ठीक है, वैसे आप कहो कि दो एलिमेंट मिला दिए और आपका अलॉय बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये, केमिकल प्रॉपर्टी ये, वो आपका क्या होता है, ऊपर ऊपर से हमने क्या करा, अलॉय हमने देख लिया, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने ये मटेरियल 1 में आपका मटेरियल 2 बनाया और आपका मिलाया और मटेरियल 3 मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी पढ़नी, स्टडी करनी, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका ऐसे ऐसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, जब मैंने 1 और 2 को मिलाया, इस 1 का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा होगा, इस 2 का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा होगा, और जब मैं इस 2 को 1 में मिला रहा हूँ तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे वेरी हुआ, तो उस बेसिस पर हम अलॉय फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, या आप कहो उस बेसिस पर हम अलॉयज को इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इमेजेस आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, किस तरीके से आपका अलॉय, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्सी की आपकी कैन है। ठीक है, ये क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया गया है कि अलॉयज का क्या है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा यूज है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि अलॉयज आपका कैसे कैसे माइंड में आया कि अलॉय हमें बनाने चाहिए और क्यों इनकी हमें नीड पड़ी, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा होंगे पेप्सी कैन है, जो कि आपके क्या है, अलॉय की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये भी अलॉय। अलॉय कैसे बनाते हैं आपको पता है, मटेरियल को हीट करके फिर उसे कूल कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, बाद में आपका क्या बन जाता है, अलॉय। तो आपको ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको केवल फील दिलाने के लिए, क्या दिलाने के लिए, केवल आपको एक फील है कि हाँ हम अलॉयज पढ़ रहे हैं और कैसे ये अलॉयज आपके बनेंगे। ठीक है, और क्या क्या मटेरियल्स आपके अलॉयज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो सभी स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर कॉमन अलॉयज आपके मतलब एग्जाम्पल बतौर मैंने लगा रखे हैं, कि अलॉय के एग्जाम्पल बतौर मैंने यहाँ पर लगाए हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये हमने नाम सुने हुए हैं और हमने अपने आसपास ये सारी चीज़ों के अलॉयज के बने हुए मटेरियल्स को हम देखते हैं। तो पहला मैंने स्टील, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपका पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टील्स, लेकिन किस रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, मैंने बताया क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले रेस्पेक्ट में, माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर मतलब आपको स्टील पढ़ाऊंगा तो ये नहीं पढ़ाऊंगा कि स्टील के ये टाइप्स हैं, कि आपका लो कार्बन स्टील है उसका बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। ठीक है, फिर आपका मीडियम कार्बन है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे कि ये लो कार्बन स्टील कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, मीडियम कार्बन स्टील कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसका क्या माइक्रो स्ट्रक्चर होगा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो स्टील आप सभी ने इसके बने हुए मटेरियल्स देखे होंगे। ठीक है, कॉमन आपका अलॉय मटेरियल है ये आपका। आपने ब्रॉन्ज देखा होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर एंड टिन। ठीक है, दोनों मेटल कॉपर और टिन मिला के हमने क्या बना दिया, ब्रॉन्ज बना दिया, बिल्कुल सही कहा। ब्रास भी आपने सुना होगा। देखिए आपको ऊपर कुछ इमेजेस भी दिखाई गई हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ ये मटेरियल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्रास क्या है, आपका कॉपर और जिंक का आपका मिक्सचर है। तो केवल आपको एक आइडिया बताने के लिए कि कॉमन टाइप्स के अलॉयज हैं, कि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये मटेरियल्स के नाम हमने सुने हैं और ये आपके अलॉय होते हैं, इसलिए ये इमेज आपका यहाँ पर लगाया गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, पूरा पढ़ेंगे अलॉय फॉर्मेशन के बारे में, और जो कि मैंने आपको ऊपर टॉपिक्स बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशंस, ह्यूमन रूल्स, इंटरमेटल कंपाउंड्स, वो भी आज के लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, तो बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से इस लेक्चर को सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है, क्या कहने की बात कर रहा है। तो देखिए सर जी, बिल्कुल बात इसमें कुछ नहीं है। आपने हमें ये बताया था कि जब भी कोई भी आपका इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इंजीनियर हो, अगर वो आपका डिजाइनिंग प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कि उसे मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर जी, बिल्कुल सही कहा, ये हमें पता है, ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों ये फंस जाती है कि उस मटेरियल को सिलेक्ट कैसे करूं, उस मटेरियल को सिलेक्ट कैसे करूं, ये दिक्कत फंसती है। उसके लिए हमने आपको
प्रीवियस 6 लेक्चर्स बता चुके हैं कि कैसे सिलेक्ट करना है, किन किन चीज़ों पर आपका मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सर हम मटेरियल सिलेक्ट तो करेंगे कैसे, कि मुझे परफॉर्मेंस कैसा चाहिए मटेरियल का, कि ऐसा चले, ठीक है, इस चीज़ का इफेक्ट ना हो, लंबा चले, जंग ना लगे, ठीक है, ब्रेक ना हो, थर्मल स्ट्रेसेस झेल सके, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि हम देखेंगे ये ऐसी ऐसी कंडीशंस में परफॉर्म कर सके। अब उसके परफॉर्मेंस की मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कंडीशन में परफॉर्म कर सके, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, मैं उन पर जाऊंगा। फिर प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं वो बात की बात है, स्ट्रक्चर आपका प्रोसेसिंग पे, वहां हम नहीं जाना, वो मैं आपको यूनिट 1 में थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बात होगी तो सबसे बड़ी एक दिक्कत आपकी क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आपकी आती है बच्चों कि हमें राइट मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या, कि हम मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करें, कि मेरे इस पर्पस के लिए सबसे सूटेबल, सबसे सही मटेरियल कौन सा होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि आपके क्या थे, कि हमारे पास कुछ मटेरियल अवेलेबल थे, हमने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने कुछ नीड्स मतलब कुछ हमारी चीज़ें पूरी कर रहा है मटेरियल, हमने उसके मटेरियल को बना दिया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए आयरन ही है, ठीक है, मैंने आपका क्या करा, जो भी मुझे आपका मटेरियल बनाना है मैंने आयरन को यूज करके बना दिया। लेकिन आपके क्या है कि आयरन भी कुछ चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहा, जो मुझे कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे जैसा परफॉर्मेंस चाहिए वो आयरन नहीं दे पा रहा। तो माइंड में ये आया कि मुझे इस आयरन की प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके मैं ऐसा क्या करूँ, एनहेंस कर दूँ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी एनहेंस कर दूँ, जिससे कि मुझे क्या मिल जाए, एक अच्छा और सूटेबल मटेरियल मिल जाए। तो वहाँ पर माइंड में ये आया कि क्यों ना आयरन में किसी और, मान लीजिए आयरन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साथ में मान लीजिए मुझे किसी और की प्रॉपर्टी चाहिए, मान लीजिए कार्बन, ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी चाहिए मेरे को। तो क्यों ना मेरे को आयरन में कार्बन की प्रॉपर्टी चाहिए, क्यों ना मैं इन दोनों को क्या कर दूं, आपस में मिला दूं, क्या मुझे कुछ नया मटेरियल मिल जाए, क्या मेरे को कुछ नया मटेरियल मिल जाए, और हो सकता है कि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करके मेरा पर्पस पूरा कर दे। तो ये चीजें माइंड में आई आपकी, ठीक है। तो वहीं से आपका किसका कॉन्सेप्ट आया बच्चों, वहीं से कॉन्सेप्ट आया अलोइंग का, यानी मिक्सिंग का। ठीक है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट किसका आया, कि आप मिक्सिंग का, अलोइंग का, कि आप दो एलिमेंट को क्या करोगे, मिक्स करोगे, और आप थर्ड एलिमेंट बनाओगे, जिसमें हमें क्या होंगे, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी आपका काम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिंग द फेलियर्स। ठीक है, ये सारी बातें बता चुके हैं। परफॉर्मेंस फेलियर, प्रिवेंटिंग फेलियर्स का मतलब क्या, परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा है आपकी, कि परफॉर्मेंस बेटर हो उसका, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर मुझे स्पेसिफिक मटेरियल को सिलेक्ट करना है, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। जैसे कि सर जी बता दीजिए एक आध, आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ हो, ईज ऑफ फॉर्मिंग, अच्छे से बना सकूं मैं उसको, रेजिस्टेंस वाला हो, ठीक है, रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन में खराब ना, एक्सेट्रा। यानी ये सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि हमारा मटेरियल, ये सारी चीज़ें उसमें, ये सारी प्रॉपर्टीज में हो, और हमारे पर्पज को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारी प्रॉपर्टीज अगर मुझे एक ही मटेरियल में चाहिए तो इनको कैसे लाया जाए। मान लीजिए स्ट्रेंथ मुझे क्या कर रही है, किसी एक मटेरियल में मिल रही है, ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मिंग मुझे क्या है, किसी दूसरे मटेरियल में ज़्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी मिल जा रही है, ठीक है। और मान लीजिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या कोरोजन रेजिस्टेंस मुझे क्या मिल रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंस आपका किसी तीसरे मटेरियल में अच्छा मिल रहा है। तो मुझे स्ट्रेंथ वन मटेरियल में अच्छी मिल रही है, ईज ऑफ फॉर्मिंग सेकंड में अच्छी मिल रही है, कोरोजन रेजिस्टेंस थर्ड में अच्छा मिल रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को मैं कैसे एक मटेरियल में ले आऊँ, ठीक है। तो आइडिया किसका है, क्यों ना इनको मिक्स करके देखा जाए, ठीक है, मिक्स करके देखें और इनकी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाए। ठीक है, तो अनदर डायमेंशन आपका क्या क्या कह रहा है, हाउ टू टेलर द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कैसे इन प्रॉपर्टीज को एक ही मटेरियल के अंदर लेकर आया है। तो वहां से किसका कॉन्सेप्ट आया बच्चों, मिक्सिंग का और अलोइंग का। अब मान लीजिए एक मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको हमने यहाँ पर लगाया रखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल आपका लिया गया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मान लीजिए ये, ठीक है। अब आपका अब आपका क्या है कि आपको स्पेस में, ठीक है, एक्सप्लोर करना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्यों हो रही हैं। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको क्या भेजना पड़ेगा, अपने रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी सैटेलाइट्स भेजनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने आपके क्या भेजने में टेलीस्कोप वगैरह आपको भेजने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। अब क्या है कि हमें इस चीज़ों का, इन मटीरियल जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो मटेरियल बनाया है, इनको मुझे किस मटेरियल के थ्रू बनाना चाहिए जिससे कि ये वहाँ की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इन सम कंबशन चैम्बर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है आपका 2000 से ऊपर। तो वहाँ पे क्या हो कि वो 2000 से ऊपर के टेम्परेचर को, वहाँ पर जो थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं इतने हाई टेम्परेचर पर, उनको सस्टेन कर सके, ठीक है, वो जो मैकेनिकल लोड्स मिल रहा है, जो आपकी स्ट्रेस मिल रही है, उन सारी चीज़ों को सस्टेन कर सके, मुझे ऐसा मटेरियल बनाना था। तो क्या मेरे पास जो आपके मटेरियल अवेलेबल हैं सिंगल सिंगल, क्या मैं उनसे एक ही ऐसा मटेरियल बना सकता हूँ? नहीं, किसी मटेरियल में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी मटेरियल में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी में कोई मिलेगी।
तो हमें ऐसा मटेरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इन अलॉयज की मतलब इन मटेरियल्स की, इन एलिमेंट्स की हमें मिक्सिंग करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? मिक्सिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए क्या क्या है। सिंपल मेटल्स ऑफर डू नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिल रही है, किसी मेटल में मिल रही है, कुछ प्रॉपर्टीज किसी में मिल रही है। ठीक है, तो इसने यही लिखा हुआ है कि सिंपल मेटल ऑफर डू नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट, आपका नहीं पूरा कर पाता है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सेवरल मेटल्स आर यूजली मेल्टेड टुगेदर। बस देखिए कहानी आ गई, यहीं से कहानी आपकी शुरू हो गई कि सेवरल मेटल्स को हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी मेटल में अच्छी प्रॉपर्टी मिली है, स्ट्रेंथ, किसी मेटल में आपको मिली है कि उसका फॉर्मेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मिंग अच्छी है, किसी में कोरोजन रेजिस्टेंस मिला। तो मैंने क्या करा, उन सेवरल मेटल्स को क्या करा, आपस में मिलाया, और मैंने क्या करा, लिक्विड उनको क्या करा, पहले हीट करा, लिक्विड फॉर्म में ले गया और आपस में मिला दिया टू ऑब्टेन अ कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। फिर मैंने क्या करा, सॉलिडिफाई कर दिया, और जो मुझे फाइनल मटेरियल मिला उसमें मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज मिल गई। ये ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं आपके दो या दो से मेटल्स वाले, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अलॉयज बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जो आपके मिक्सचर हैं, आपके जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिलके बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग कौन सी होती है इनमें, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल इन एक्चुअल कमर्शियल यूज आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली अलॉयज। ठीक है, अब ये वही बातें कर रहा है कि अपने आसपास चारों, जितनी भी आप चारों तरफ देखोगे, तो ज्यादातर यूज जो आपकी चीजें, जो आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं, वो किसी ना किसी अलॉय के ही बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपका किसी एक पर्टिकुलर मेटल का बना हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो जो भी आप प्रोडक्ट उठा लोगे, या जो भी आप अपने आसपास की चीजें देखोगे, तो आप देखोगे ये किसी ना किसी दो या दो से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज अच्छी मिल रही थी उस केस में, इसीलिए हमने बनाया। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि metal in actual commercial use are almost exclusively alloys and not pure metals, since it is possible for the design engineer to realize an infinite variety of the physical properties। ठीक है, ये सारी कहानी आपके लिए किस लिए लिखी गई थी कि अगर एग्जाम में आता है तो आप एक इंट्रोडक्शन या कुछ आप लिख पाओ। ठीक है, बाकी समझाने का काम मेरा है, केवल आप क्या करिए, लेक्चर को सुनते रहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में, जहां पर आपको लगता है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि अलॉयज कैसे बन रहे हैं आपके, क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पर आपको मिल गया। चलिए, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है अलॉयज के बारे में लिखने के लिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको पूरा पीछे डिटेल में बता दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम में आता है डिफाइन अलॉयज या व्हाट आर अलॉयज, आप कुछ लिख पाए, उसके लिए यहाँ पर ही आपके लिए मटेरियल लगा दिया गया है। एक बार मैं यहाँ रीड करके आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्या लगेगा, एक आइडिया लग जाएगा। तो अलॉयज क्या है आपके, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, ऐसा आप डाउट मत रखना माइंड में कि केवल अलॉयज में आपके मेटल और मेटल ही मिलाए जाएंगे, मेटल वन प्लस मेटल टू ऐसा ही होगा, नहीं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके दो या दो से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, और आपका मेटल और नॉन मेटल भी आपका मिलाया जा सकता है। ठीक है, when fused together at a certain temperature forms a new metal after solidification termed as alloys। ठीक है, तो alloy का डेफिनेशन अगर आपके पास लिखने के लिए आता है, तो आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, alloys are normally harder than their components। सिंपल सी बात कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है कि अपने जो पेरेंट मेटल है उससे क्या होते हैं, आपके हार्डर होते हैं। ठीक है, लेस डक्टाइल एंड मे हैव द मच लोअर कंडक्टिविटी, वेयर द हाईली प्योरिफाइड सिंगल क्रिस्टल ऑफ द मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड मेलिएबल विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस इज वाई प्योर मेटल आर यूज फॉर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अपने आप। ठीक है, अगर उसे लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिस इज वाई प्योर मेटल्स आर यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक। तो प्योर मेटल्स ऐसा नहीं है यूज नहीं होते, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन अलॉय आपके ज्यादातर यूज किए जाते हैं। द अलॉय यूजुअली मोर कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, लेस अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कंडीशन। भैया हमने बताया कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस का असर नहीं पड़ना चाहिए मेरे मटेरियल पर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, अलॉय अलॉय के पास में जाना पड़ा, मुझे अलॉयज की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि मान लीजिए मेरे पास एक मेटल वन है, या आप एलिमेंट बोल दीजिए, एक मेरे पास मेटल टू है, इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो सर जी ये तो बताओ इस मेटल वन का मैं कितना अमाउंट लूँ, ठीक है, इस मेटल टू का मैं कितना अमाउंट कर लूँ, ये तो आपने बताया नहीं। क्या इनके अमाउंट पे कितना मैं अमाउंट मेटल वन का मिला रहा हूँ, कितना अमाउंट में मेटल टू का बना रहा हूँ, क्या उनके वेरिएशंस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, क्या प्रॉपर्टीज पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा बच्चों। तो क्या है कि मैं M1 का कितना अमाउंट मिलाऊं, मैं M2 का कितना अमाउंट मिलाऊं। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारी आपकी रिसर्च हुई, काफी सारी पढ़ाई की गई, काफी स्टडी हुई, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि अभी तक एक ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पाया, ऐसा एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बना पाया जिससे कि हमें एक एग्जैक्ट पता चल जाए कि अगर मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे आपका M1 इतना मिलाना है, M2 इतना मिलाना है। अभी हम क्या है कि कुछ रूल्स हमने बना लिए, कुछ एक अंदाजे हमने एक अप्रोक्सीमेशन कर लिया कि अगर करना है तो इसका मुझे इतने परसेंट मिलाना है, इसका मुझे इतने परसेंट मिलाना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है।
The basic knowledge of structural property of the light is still in large in part empirical and indeed it will probably never be possible to drive a formula। देखिए लिखा हुआ है कि मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता पाएं कि मुझे M1 कितना बनाना है, M2 कितना बनाना है, which will predict the metal which metal to mix in a certain proportion। ठीक है, तो ये साफ साफ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अलॉयज को आपका पूरा समझ में आएगा। अगर अलॉयज के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे मेरे को एक बात। एक आपके होते हैं अलॉयज, ठीक है, इतना सारा मैंने आपको अलॉय पढ़ाया तो आपको अलॉय का एक आइडिया तो लग गया होगा। एक आपके होते हैं अलॉयज, एक आपके होते हैं कंपाउंड, दोनों सुने होंगे आपने। ठीक है, अलॉय में भी क्या होता है कि आपका A प्लस बी मिलके आपका C बनेगा, और कंपाउंड में भी मान लीजिए आपका D प्लस ई मिलके आपका F बना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बच्चे आप सभी लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, कि अलॉयज में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो आप कोशिश क्या कीजिएगा, इसको कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा कि सर जी अलॉयज का डिफरेंस और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में A प्लस बी मिलकर तीसरा बनना है, कंपाउंड में भी आपका D प्लस ई मिलकर आपका F मिल रहा है। सभी स्टूडेंट्स का ये कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या अलॉय और कंपाउंड एक ही हैं, क्या अलॉय और कंपाउंड अलग अलग हैं, अगर अलग अलग हैं तो कैसे, मतलब प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएशन आएगा इनकी, कंपाउंड क्या होते हैं, अलॉय क्या होते हैं, थोड़ा सा आप आइडिया मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये बेसिक्स आपका लिखा हुआ है, केवल अभी हम बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं। अब बात आती है ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, इन सॉलिड स्टेट एंड अलॉय में बी प्रेजेंट इन वन और मोर फॉर्म। सॉलिड स्टेट में आपका अलॉय किन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एज अ सॉलिड सॉल्यूशन को तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, इसी लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में मेरा जो अलॉय है किस किस फॉर्म में हो सकता है वो आप यहाँ देख लीजिए। सॉलिड सॉल्यूशन की फॉर्म में, as an intermediate phase or intermediate chemical compound, as a finely divided mechanical mixture of the solid solution, as a finely divided mechanical mixture of the metals, और फिफ्थ आप देख सकते हैं as a finely divided mechanical mixture of chemical compounds of metals, the individual metals and the solid solutions। ठीक है, इन फॉर्म में आपका अलॉय आपका प्रेजेंट हो सकता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब आपके पास देखो क्या चॉइस है। अगर मुझे अलॉय बनाना है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, मैंने आपको काम दिया कि सभी बच्चे अलॉय बनाएंगे, तो कुछ बच्चों ने क्या करा, केवल आपके M1 लिया और M2 लिया और अलॉय बना दिया M3। कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा और ज़्यादा चला, उन्होंने क्या करा, M1 लिया, M2 लिया और आपका मान लीजिए कोई और मटेरियल आपका ले लिया, मान लीजिए S ले लिया और आपका कोई बना दिया M4। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने क्या करा, अलॉय बनाने के लिए आपका 1 प्लस 2 प्लस आपका S प्लस T ले लीजिए और आपका M5 बना दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं, जब मैंने M3 बनाया तो मैंने दो एलिमेंट्स यूज करे। ठीक है, मैंने क्या यूज करे, दो एलिमेंट्स। ठीक है, जब मैंने आपका M4 बनाया तो मैंने तीन एलिमेंट्स यूज करे। ठीक है, तो यानी कि ऐसी बात नहीं है कि अलॉय आपको बनाना है तो आप दो एलिमेंट लेकर बना सकते हो, तीन एलिमेंट लेकर बना सकते हो, आप कितने भी एलिमेंट लेकर बना सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके पास दो एलिमेंट होने चाहिए अलॉय को बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैंने दो एलिमेंट लेकर अलॉय बनाया है तो उस टाइप के अलॉयज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी अलॉयज। बाइनरी मतलब बाय मतलब टू। ठीक है, बाय मतलब आपका टू, यानी कि दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं तो उनको क्या हम बोलते हैं, बाइनरी अलॉयज। अगर दो एलिमेंट्स मिलाकर अलॉय बनाया है तो उस टाइप के अलॉयज को बच्चों में क्या बोलूंगा, सर जी हम बोलेंगे बाइनरी अलॉयज। ठीक है, यानी जिसमें क्या होंगे, दो कंपोनेंट। साफ साफ लिखा हुआ है बाइनरी अलॉयज में क्या होंगे सर जी, दो कंपोनेंट। अब इसमें तीन एलिमेंट या तीन कंपोनेंट मैंने यूज करे तो उनको हम क्या बोल देंगे, टर्नरी। उनको हम क्या बोल देंगे, टर्नरी। और इसी तरीके से आपका क्या होगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके इससे ज्यादा हैं तो हम क्या बोल देंगे, चार हैं, पांच हैं, छह हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, सिंपल मल्टी कंपोनेंट अलॉयज। ठीक है, मल्टी कंपोनेंट अलॉयज। ठीक है, तो अब क्या बात आती है, अब सर जी ठीक है हमने बाइनरी अलॉय बना लिया, टर्नरी अलॉय बना लिया, तो अब बात क्या आती है, जो बात ये आती है कि जितना काम मुझे बाइनरी अलॉय को बनाने में करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितना काम मुझे टर्नरी अलॉय को बनाने में करना पड़ेगा, और मान लीजिए जितना काम मुझे मल्टी मल्टी कंपोनेंट लिख देता हूँ, मल्टी कंपोनेंट में आपके मान लीजिए चार पाँच छः। अब ये बताइए कि जब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि मैं पता कर पाऊँ कि मेरा उन एलिमेंट्स को किस प्रोपोर्शन में मिलाना है, कि M1 को मैं किस प्रोपोर्शन में मिलाऊं M2 के साथ, ये मेरे पास नहीं पता है।
तो जब मैं दो एलिमेंट्स को या दो कंपोनेंट को लेकर अलॉय बनाऊंगा तो सबसे बड़ा डाउट तो मेरे पास यही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले इतना मिलाया तो ये प्रॉपर्टी मिली, इतना मिलाया तो ये प्रॉपर्टीज मिली, M1 इतना मिलाया तो ये प्रॉपर्टी मिली, M2 मैंने इतना मिलाया, तो ये सारी मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हो कि इन दो एलिमेंट्स के लिए ही मुझे कितना सारा काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हो जाते हैं तो मेरा काम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है बनते नहीं है, बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टी कंपोनेंट में और कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों, हमारे सिलेबस में हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी अलॉय, जिसमें आपके क्या होते हैं, दो कंपोनेंट। अगर कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि सर जी हम टर्नरी या मल्टी कंपोनेंट वाले क्यों नहीं पढ़ते, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल हमें आइडिया लेना है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं जितने भी आपके कमर्शियल अलॉयज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टी कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि ये दो से ही बना के कर दिया, आजकल आप जितने भी अलॉयज देखोगे वो आपके मल्टी कंपोनेंट अलॉयज ही होते हैं। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह आपके डिजाइन किए जा चुके हैं जो कि अपने अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर क्या करते हैं, हमें एक रिजल्ट बता देते हैं कि आपका इसको इस प्रोपोर्शन में मिला दीजिए, इसको इस प्रोपोर्शन में, इसको इस प्रोपोर्शन में, इसको इस प्रोपोर्शन में, तो आपको ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, बस केवल ध्यान से सुनते चले जाइए। ठीक है, जितना जरूरी है लेकिन उतना ही बताएंगे। ठीक है, जितना जरूरी है, ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो द कंपोजिशन ऑफ एन अलॉय डिस्क्राइब बाय गिविंग द परसेंटेज। ठीक है, कैसे कंपोजिशन की, आपका कौन सा, हम क्या किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, परसेंटेज की। आपका M1 इतने परसेंट मिलाया है, M2 इतने परसेंट, कभी आपका वेट परसेंट के रेस्पेक्ट में या एटम्स लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ ना परसेंटेज किसमें, आइदर बाय वेट परसेंट और बाय एटम परसेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बाइनरी अलॉयज। बाइनरी अलॉयज जिसमें आपके क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट या फिर दो कंपोनेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी अलॉयज। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा सॉलिड सॉल्यूशंस। देखो ऊपर मैंने बताया ना डिटेल में, ये पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, और वो उसमें सॉलिड सॉल्यूशन में भी कौन से वाले, बाइनरी वाले। सॉलिड सॉल्यूशन में भी कौन से वाले देखेंगे, बाइनरी वाले देखेंगे। क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर जी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट आपको आता भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर एक बार लेक्चर दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका देखिए मैंने एक क्लासिफिकेशन लगा दिया है, लेकिन ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल अलॉयज, तो आपको पता हो, क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख पाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेटल अलॉयज हैं आपके। ठीक है, दो होते हैं आपके फेरस। फेरस में आपका मतलब क्या है, जिसमें आयरन आपका एज अ कॉम्पोनेंट होगा ही होगा। ठीक है, आयरन एक कॉम्पोनेंट, ऐसा कॉम्पोनेंट होगा ही होगा। ठीक है, नॉन फेरस में आपका आयरन कंपोनेंट की तरह नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही है, इतना जान लीजिए केवल शॉर्ट में। फेरस मतलब आयरन एज अ कंपोनेंट होगा, नॉन फेरस में नहीं होगा। अब फेरस में भी आपके स्टील्स आ जाते हैं और आपके कास्ट आयरन आ गए। कास्ट आयरन में ग्रे आयरन। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप क्लासिफिकेशन, व्हाइट आयरन, मेलेबल, कॉम्पैक्टेड। ठीक है, स्टील में लो स्टील, हाई स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस लेक्चर में या इस पूरे हम जो यूनिट 2 में जो हम अलॉय फॉर्मेशन देख रहे हैं, सारी जितनी भी बातें करेंगे वो हम कैसे करेंगे, केवल हम किसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आप लोग कहें कि सर जी आपने लो अलॉय तो पढ़ाया नहीं, हाई कार्बन नहीं बताया, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। ये आपका अगर चाहिए होगा तो अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे कि लो अलॉय स्टील कैसी होती हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितना कंपोजिशन होता है, ये सारी बातें अलग हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में स्टील्स को पढ़ेंगे तो किस रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इस रेस्पेक्ट में कि हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से बाद कूलिंग करने पर कैसे कैसे माइक्रो स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है, और उस माइक्रो स्ट्रक्चर वेरी करने की वजह से मेरी प्रॉपर्टीज में क्या असर आ रहा है, ये सारी बातें करेंगे हम यूनिट 2 में। ठीक है, समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन था जो कि आपका किसका था, मेटल अलॉयज का। अब मेन बात आती है इसकी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। मेन बात आपकी ये है अलॉय स्ट्रक्चर। हम पूरी यूनिट 2 में किसके बारे में बात करेंगे, अलॉय के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैंने पीछे आपको जो बताया था, पीछे मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल अलॉयज। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन आपका अलॉय स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका होमोजीनियस हो सकता है और आपका मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस में आपका सिंगल फेस। ठीक है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, या सिंगल आपका हो गया सेम फेस के हो गए। ठीक है, सिंगल फेस हो गया होमोजीनियस। मिक्सचर में आपका क्या, दो तीन आपके मिक्स होंगे लेकिन कंप्लीटली आपके मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिक्सचर होगा आपका, मान लीजिए ये है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। ठीक है, तो मिक्सचर हो गया आपका। अब इस होमोजीनियस या सिंगल फेज वाले में मेरा क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन।
दूसरे आपके क्या आते हैं कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट अलॉय फेज, इन्हीं को हम बोल देते हैं। इसी में आपका क्या आता है कंपाउंड में आपके अगर टाइप जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड का भी केवल हमारे सिलेबस में क्या है, एक बेसिक आइडिया है, ठीक है, जो कि हमें जानना है कि इंटरमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये बाकी आप देख सकते हो कंपाउंड वाले के आपके बाकी क्लासिफिकेशन क्या है, इंटरस्टिशियल और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हमें नहीं जानना है, ठीक है। और दूसरा मैं बात करता हूँ तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में तो डिटेल में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन आ जाता है सॉलिड सॉल्यूशन में, और इंटरस्टिशियल भी आ जाता है, तो ये भी हमको पढ़ना है। तो जितने भी यहाँ पर स्टार मार्क लग रहे हैं वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। अब सभी बच्चे कहेंगे सर जी सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल तो सुने सुने वर्ड लग रहे हैं, ये तो सुने सुने वर्ड लग रहे हैं। सब बच्चे कहेंगे सर ये तो सुने सुने वर्ड लग रहे हैं। तो सही कह रहे हो बच्चों, ये सुने हुए वर्ड हैं, ये हमने आपको इम्परफेक्शन जब पढ़ाया था तब हमने इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको बताया था कि इनका मीनिंग क्या है। तो अब आपको अगर इनका मीनिंग याद है सब्स्टिट्यूशनल का और इंटरस्टिशियल का, तो आपके माइंड में अपने आप ही एक आइडिया लग गया होगा कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन किस टाइप का होने वाला है और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन किस टाइप का होने वाला है। अगर आपको इन दो वर्ड्स का मतलब पता है, अगर पता है तो आप आसानी से समझ पाओगे, नहीं पता है तो हम दोबारा बता देंगे इस लेक्चर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मिक्सचर में आप देख सकते हैं बहुत सारे फेज होंगे, बहुत सारे फेज होंगे, इसमें एनी कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, जो मैंने आपके पीछे भी बताया था कि सॉलिड स्टेट में अलॉय किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो मैंने आपके उन्हीं में से आपका एक ये, ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो एनी कॉम्बिनेशन प्योर मेटल का हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन का हो सकता है, कंपाउंड का हो सकता है, इनका कोई भी। मान लीजिए यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पर कंपाउंड बन गया, ये इतने में प्योर मेटल रह गया, यानी मिक्सचर है, क्या हो गया, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये भी हमको नहीं पढ़ना है, ये भी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो केवल हमें किस पर फोकस करना है, अलॉय स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैंने सारे ही बताया कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर के रिलेटेड बातें करेंगे सारी, किससे, माइक्रो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उससे जुड़ी हुई हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल, और कंपाउंड वाले में केवल इंटरमेटेलिक का केवल एक बेसिक आइडिया, केवल एक बेसिक आइडिया कि इंटरमेटेलिक वाले कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर जी, बिल्कुल आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये बोल रहा है कि अगर मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टीज में बदलाव लाना है, यानी कि इंप्रूव करनी है या एनहेंस करनी है, या मेरे को मटेरियल की प्रॉपर्टी जैसी मुझे चाहिए, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए उनको इन्फ्लुएंस करना है, तो मुझे किसकी नॉलेज होनी चाहिए? आप देख सकते हैं प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ अलॉइंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे अलॉइंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, अलॉइंग के बारे में पता होना चाहिए, और इसी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी बच्चों को? अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है, चीजें आप ग्रेस्प कर पा रहे हो, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे अपने मटेरियल में डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे किसकी नॉलेज होनी चाहिए? मुझे अलॉइंग की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर जी, ये हम रिलेट कर पा रहे हैं कि अलॉइंग की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। अब द बेसिक ऑफ, जो बेसिक्स हैं अलॉइंग के आपके, देखिए वही लिखा हुआ है बेसिक्स हम करेंगे, वही मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, हम करने वाले हैं अलॉइंग में, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता भी दी है पीछे। तो ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने आपको ये भी बता दिया, कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट बता दिया कि अगर मैं 2 एलिमेंट मिलाऊंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होगी अलॉय बनाने में, 3 मिलाऊंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, 4 एलिमेंट मिलाऊंगा या कॉम्पोनेंट मिलाऊंगा तो बढ़ जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, किस पर फोकस करेंगे, हम केवल फोकस करेंगे बाइनरी अलॉयज जो आपके होते हैं, बाइनरी यानी कि दो जो आपके एलिमेंट्स वाले या दो कंपोनेंट्स वाले आपके जो अलॉय होते हैं उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है आपका बाइनरी सिस्टम्स, आपके उनको, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी सिस्टम्स भी बोल देते हैं। सिस्टम्स क्यों बोल दिया? सिस्टम इसलिए बोल दिया कि जितने भी ऐसे अलॉय जो बाइनरी अलॉयज होंगे वो आपके इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। सिस्टम बोल दिया, सिस्टम में आपके आ जाएंगे बहुत सारे अलॉयज, बहुत सारे कौन से अलॉयज? बाइनरी अलॉयज। यानी बाइनरी अलॉयज का जो एक पूरा ग्रुप होगा उसी को हमने क्या बोल दिया, उस ग्रुप को ही हमने बोल दिया बाइनरी सिस्टम्स, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सारा पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो बाइनरी सिस्टम्स में आपके क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जितनी भी आगे बातें चलेंगी यूनिट 2 में, जितनी भी यूनिट 2 में बातें चलेंगी वो सारी की सारी बातें चलेंगी बाइनरी सिस्टम की, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं भी डाउट आता है तो समझ जाइएगा कि जितनी भी हम बात कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम, यानी कि 2 कंपोनेंट्स आपके उस अलॉय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ से अब आपको धीरे धीरे एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा।
अब मैंने अलॉय बना दिया, बता दिया कैसे बनेगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब अलॉय बनेगा कैसे? अब आपको पता है कि अलॉय में एक आपका मटेरियल ए होगा, एक आपका बी होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ए में इस बी वाले को मिला रहा हूँ, तो ए वाला जो आपका होगा वो क्या हो गया? आपने बचपन में पढ़े होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही यही टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी यूज करते हैं, अलोइंग में भी हम यही टर्म आपके यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैं आपका मिला रहा हूँ वो सॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि जो मेरा होस्ट मेटल है, या होस्ट बोल दीजिए, या जो मैं कहूँ जो मेरा पेरेंट मेटल है, उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। और जिसको मैं मिला रहा हूँ, इसको कभी कभी इम्प्योरिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं इसको, एज एन इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जिससे कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि इन जनरल अलॉयज आर ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग। अब अलॉय फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको क्या आता है कि अलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। ये बताने वाला है। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी मुझे अलॉय बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मेल्टिंग करूंगा, मिक्सचरिंग करूंगा, फिर उनको आपस में मिलाऊंगा और फिर उनका क्या कर दूंगा, सॉलिडिफिकेशन कर दूंगा। अब इसके लिए मुझे कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि अब देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि 2 एलिमेंट, हम केवल बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो केवल 2 एलिमेंट को लेके ही हम एग्जाम्पल से आपको समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, 2 एलिमेंट्स या 2 मटेरियल मैंने ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। बी आपका सॉल्यूट, जिसको मैं मिला रहा हूँ वो सॉल्यूट हो गया, और जिसमें मिला रहा हूँ वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। या आपने बचपन में ऐसे भी पढ़ा होगा कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट बोल देते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में आपने 11th-12th में काफ़ी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। इज एडेड, अब देखो क्या कह रहा है, इस पर्पज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलोइंग एलिमेंट बी, जो मेरा अलोइंग एलिमेंट बी है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा होस्ट मटेरियल ए में, बिल्कुल ठीक बात है। किस फॉर्म में, जब ये आपस में लिक्विड स्टेट में होंगे। जब मैंने क्या करा, ए वाले को भी मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में मैं ले गया आपका, ठीक है, और बी वाले को भी मैं मेल्ट करके क्या कर ले गया, लिक्विड स्टेट में ले गया। और जब दोनों आपके लिक्विड स्टेट में आए तो दोनों की मैंने क्या करा दी, मिक्सिंग करा दी, दोनों की क्या करा दी, मिक्सिंग करा दी। उसके बाद मैंने इसको क्या कर रहा, धीरे धीरे आपका कूलिंग होने के लिए छोड़ दिया। उसकी भी अपनी अलग अलग कंडीशन होती है कूलिंग करने की, वो भी समझाएंगे यूनिट 2 में, ठीक है। बने रहिए बिल्कुल, ठीक है। इस लेक्चर में नहीं, आगे लेक्चर आएगा कि कूलिंग करने की भी क्या क्या कंडीशन होती है। अगर इस कंडीशन में कूलिंग करूंगा तो क्या प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा, अगर इस कंडीशन में करूंगा तो क्या वेरिएशन आएगा, वो भी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैंने बता दिया कि हाँ, हमने क्या करा कि मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग के बाद हमने क्या करा, इनका सॉलिडिफिकेशन कर दिया और मुझे फाइनल एक मटेरियल 3 मिल गया, ठीक है। जिसमें आपका क्या होगा, ए की भी प्रॉपर्टीज होंगी और बी की भी प्रॉपर्टी, यानी अलॉय बन गया मेरा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा कि अलॉय हमने कैसे बनाया। अब देखिए, इन द लिक्विड स्टेट द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व आर ओनली वीक बाउंड टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक, लिक्विड स्टेट में क्यों कर रहे हैं, बता रहा है कि वीकली बाउंड होते हैं आपस में, तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एटम्स, इसीलिए हम लिक्विड स्टेट में मिक्सिंग करते हैं इनकी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। देखो मैं भी इसको लेता नहीं हूँ, नहीं तो ये आपका क्या होगा, जीआईएफ बंद हो जाएगा, ऐसे ही समझा देते हैं। देखो अलॉय बना रहा हूँ मैंने, एसएन, कॉपर, जिंक, टिन ले रखा है, इसको भी मिला रहा हूँ, इसको भी मिला रहा हूँ, इसको भी मिला रहा हूँ, और फाइनली मैंने क्या करा, लिक्विड स्टेट में मिला रहा हूँ, मेरे को फाइनली क्या मिल गया, अपना अलॉय मिल गया। तो अलॉय कैसे बनता है, अलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर लग गया। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है सर जी कि ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन दिस सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और फिर क्या कहना चाह रहा है ये भी बताऊंगा, एक बार पढ़ लीजिए, मैं रीड करके बता देता हूँ। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन द दिस सॉल्युबिलिटी कैन बी, ठीक है, आइदर बी रिटेन कंप्लीटली और द कंप्लीटली लॉस्ट। देखो सॉल्युबिलिटी, कौन सी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है कि मैंने इस मटेरियल को मिला रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। अब कंडीशंस क्या आ सकती हैं कि हो सकता है कि आपका एसएन और कॉपर आपस में अच्छे से सॉल्युबल हो पाए, हो सकता है जिंक सॉल्युबल ना हो, इसकी कुछ कंडीशन हो, ये नहीं सॉल्युबल हो पा रहा है। यानी इनकी सॉल्युबिलिटी, जो मेरे मटेरियल्स हैं या जो मेरी एलिमेंट्स हैं, इनकी अपनी एक क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। उसी पे आपका आता है एक सॉल्युबिलिटी लिमिट का भी आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, एक सॉल्युबिलिटी, कौन सा दूसरे मटेरियल में कितना सॉल्युबल है, ठीक है। या तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकता है कि बढ़िया आपस में दोनों ने अपना क्या करा, तालमेल बिठा लिया और कहा कि तू भी फ्रेंड मैं भी फ्रेंड, आपस में बढ़िया तरीके से मिल गए। हो सकता है कि आपस में दुश्मनी हो, कह रहे नहीं मिल रहे। हो सकता है कि आपके पार्सली, ठीक है, पार्सली आपके सॉल्युबल हो जाते हैं। ये सारी कंडीशंस आपकी क्या होती हैं, आती हैं। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान आपका क्या हो सकता है या तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए आपके, ये कंप्लीटली सॉल्युबल, जिन्हें क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशंस। और बी कंप्लीटली लॉस्ट, यानी कि आपका क्या हो सकता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी मिली आपके आपस में, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, यानी कि सॉल्युबल ही नहीं है। तब मुझे क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा प्योर क्रिस्टल का, या पार्शियल सॉल्युबल होंगे जिसमें मुझे मिक्सचर किसका मिल जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशंस का।
अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे मटेरियल, ठीक है, इफ अगर मेरे मटेरियल या एलिमेंट जो दो कंपोनेंट है कंप्लीट सॉल्यूबल है, जो कंप्लीट सॉल्यूबल है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन। देखो यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन, अभी सॉलिड सॉल्यूशन ही बताऊंगा सॉलिड सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, केवल भी इतना समझ लिए। सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लिया था सॉल्वेंट और एक हमने लिया था सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, चीनी है, शुगर है, और जब मैंने इसको इसमें मिलाया पानी में तो क्या होती है, चीनी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। बिल्कुल सही कहा सर जी, डिजोल्व हो जाती है और क्या बना लेती है, एक सॉल्यूशन बना लेती है। हाँ सर जी, लेकिन कौन सा, शुगर सॉल्यूशन लो, क्या बनाएंगे उसको, क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन। तो ऐसे ही मैं अगर इसे रिलेट करूं तो ऐसे ही मेरा क्या हो रहा है अलोइंग में, ऐसी अलोइंग में क्या हो रहा है कि एक मेटल मिला रहा हूं मैं 1 प्लस एक मेटल मिला रहा हूं 2। यहाँ पर भी मेरा वाटर और शुगर के केस में एक सॉल्वेंट था, एक आपका सॉल्यूट था, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर भी मेरा क्या है, मेटल, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, लेकिन हम कब मिलाएंगे, लिक्विड स्टेट में मिलाएंगे, ठीक है। ये भी मेरा मेटल 1, ये भी मेटल 2, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, और फाइनली मैं क्या बना रहा हूँ, मेटल 3 बना रहा हूँ, या मटेरियल 3 बोल दीजिए आप, मैं 3 बना रहा हूँ। और फाइनली ये मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में। और दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों आपके कंप्लीटली हैं तो आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्यूबल है, तो ये क्या बना लेंगे, हमने क्या बोल दिया कि कंप्लीटली सॉल्यूबल है, तो मुझे जो फाइनली जो मिला है वो क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है, वो क्या है, एक आपका क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है। इसीलिए आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला जा रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली आपस में है तो इसे ही हम क्या बोल देंगे, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन। अगर ये आपके पार्शियली होंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, पार्शियली सॉलिड सॉल्यूशन। क्या सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब आपको एक आइडिया, अभी केवल एक आइडिया दिया है मैंने कि सॉलिड सॉल्यूशन, आपको रिलेट कराया कि सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बताइए आगे क्या कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है कि इन्हीं जो सॉल्युबिलिटी जो होती है इसी के बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू कंपोनेंट। सर जी टू कंपोनेंट की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी चीज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सिस्टम्स के बारे में। और बाइनरी सिस्टम्स में आपके क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू कंपोनेंट, जो मेरा मेटल 1 या मेटल 2 या आप ए या बी कह सकते हैं, अगर उनकी जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर मैं बात करूं, उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो और किस फॉर्म में आपकी, इन दी सॉलिड स्टेट। देखो क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू कंपोनेंट ए एंड बी इन दी सॉलिड स्टेट, अलॉय कैन बी द डिवाइडेड थ्री कैटेगरी, थ्री डिफरेंट टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पर, उनकी सॉल्युबिलिटी बेसिस पर। हाँ सर जी समझ में तो आ रहा है, अभी आपने बताया था कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है आपका, या तो कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियली हो सकता है, या आपका क्या होगा कि आपके पार्शियली भी ना हो, आपके बिल्कुल अलग अलग रहे, ठीक है, इनसॉल्युबल हो। तो तीन कंडीशन कौन सी आई, तीन डिफरेंट केसेस मेरे पास है, कंप्लीट का आया, पार्शियल का आया, और आपका क्या आया, एक मिक्सचर का आया। मिक्सचर मतलब आपका कि वो आपस में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। तो वही तीन टाइप्स के आपके क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही जो तीन टाइप्स मैंने भी आपको बताया वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये किस बेसिस पर है आपके, किस बेसिस पर है, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किस बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल ठीक सर जी, यहाँ तक एक एक चीज हमको क्लियर होती चली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इतना मैंने बता दिया, हम बात किसकी कर रहे हैं, माइंड में एक बात हमेशा रखना, जितनी भी अब बातें चलेंगी बाइनरी सिस्टम की बात चलेंगी, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, एक जो रेड वाला है मान लीजिए ए है, और जो आपका ब्लू वाला है वो आपका बी है, ठीक है। अब तीन टाइप्स की जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई वो कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है कंप्लीट सॉल्युबल की, एक हो सकती है पार्शियल सॉल्युबल की, एक हो सकती है कंप्लीटली इनसॉल्युबल। सर जी ये दिखाई कैसे देंगे जब बनेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको यहाँ इनका दिखाया गया है स्ट्रक्चर। ये क्या दिखाया गया सबका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हमने माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखा कि जब मेरा कंप्लीट सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, और मेरा जो फाइनली सॉलिड सॉल्यूशन बन के आया है उसमें मुझे देखो कैसा मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या है मेरा सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा वाला, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पार्शियली देखो, यहाँ पर ब्लू वाले रेड के साथ कहीं कहीं मिल गए, कहीं कहीं मिल गए, यहाँ ब्लू वाले में रेड वाले कहीं कहीं मिल गए, लेकिन एक अच्छे तरीके से जो अच्छी वाली सॉल्युबिलिटी है आपस में अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाए, नहीं कुछ सॉल्युबल हो पाए हैं, आधे सॉल्युबल हो पाए हैं, पूरे तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मिक्सचर ऑफ
सॉलिड सॉल्यूशन। मैं कह सकता हूँ कि ये भी आपका एक टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन बना है। देखो सॉलिड सॉल्यूशन सारे हैं, क्यों? क्योंकि आपका एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पर आपका आपका नहीं आता, मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरा मेरा क्या होता है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल, की रेड वाला अपना अलग रूठा हुआ है, ब्लू वाला अलग रूठा हुआ है, दोनों में भयंकर दुश्मनी है, कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम आपस में मिलेंगे ही नहीं, चाहे तुम हमें लिक्विड में करके मिला दो तब भी हम अपने अलग अलग क्या करेंगे, बाउंड्री अपने घर बना लेंगे, हम मिलेंगे ही नहीं, हम कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम सॉल्युबल होंगे ही नहीं आपस में। तब मुझे क्या मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्योर क्रिस्टलाइट्स। यानी कि क्या है, रेड वाला एक प्योर क्रिस्टल मेरा रहा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर रेड वाला, यहाँ पर रेड वाला रहा, यहाँ पर आपका ब्लू वाला रह रहा है, ये भी एक क्या है, प्योर क्रिस्टल। तब मुझे इस केस में क्या मिल जाएगा, रेड और ब्लू वाले एटम्स के मिक्सचर का, जो प्योर क्रिस्टल्स हैं उनका मुझे मिक्सचर मिलेगा। क्या समझ में आ गए कौन कौन से आपके तीन कंडीशंस जो हैं आपके, या तीन टाइप्स के जो आपके आए हैं अलॉयज, किस बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, वो कौन कौन से होंगे, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन, पार्शियली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन एंड कंप्लीटली इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया? सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आया? मजा आ रहा है लेक्चर को पढ़ने में? चीजें समझ पा रहे हो? कुछ सीख पा रहे हो? बिल्कुल सर, सीख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं आपके, कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम दैट समराइजेस द एलिमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। क्योंकि मैं आपको बचपन से नहीं, मतलब स्टार्टिंग से कहने में आ जाता है ना, बचपन से, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता चला जा रहा हूँ कि एक चीज हमेशा याद रखना, क्या चीज, वही फ्लो चार्ट, प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस। अब मैं आपको जो कुछ स्लाइड दिखाऊंगा वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये आपका फ्लो चार्ट फॉलो होता है, ठीक है। पूरी की पूरी कहानी अब आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। प्रोसेसिंग के भी कुछ आपको दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर का दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी, और फाइनली फिर मेरा जो पूरा आपको जो फ्लो चार्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, वो पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, जब मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ तो प्रोसेसिंग में मेरी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, तो प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग पर जो डिपेंड कर रही है उनकी वजह से जो मेरा प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा, जिसमें मैं बात करता हूँ फेज इक्विलिब्रिया, और ये फेज इक्विलिब्रियम जो है हमारे, या फेज डायग्राम जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूटेक्टिक रिएक्शंस होती हैं, मेटास्टेबल, ठीक है, केवल एक बार देख लीजिए, केवल आपको फील जलाना है, ठीक है। देख के वर्ड का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक फील ले लीजिए कि हाँ प्रोसेसिंग में ये चीज़ आपकी आएंगी, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंसिडर फेज ट्रांसफर आयरन आयरन कार्बन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, ये हमारे सिलेबस में है। फिर आ जाता है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी प्रोसेसिंग के टर्म्स हैं, किसके हैं, प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक है। एनालिंग, इस पर नॉर्मलाइजिंग, ये हीट ट्रीटमेंट, ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, हीट ट्रीटमेंट, देखो लिखा हुआ है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे क्या है, सिलेबस में है, ठीक है। यानी कि जब मैं अलॉय बना रहा हूँ तो इन सारी चीज़ों का भी मेरे उस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है। उनमें क्या होती है, प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीजें आ गई, तो आपको आइडिया मिल जाए, हीट ट्रीटमेंट आ गया, फेज डायग्राम आ गया, सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग आपने देखा। दूसरा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने पढ़ लिया, फेज डायग्राम पढ़ लिया, तो उसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा, उसके अंदर मैं किसकी बात करूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा। मैंने मान लीजिए आयरन और कार्बन का फेज डायग्राम पढ़ा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे इसका फेज हमने क्या करा, बना लिया आयरन कार्बन का, और हमने फेज डायग्राम पढ़ा। अब हम फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रहा है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, पर्लाइट के बारे में, बेनाइट के बारे में, मार्टेनसाइट के, सारी चीज़ें हम आपको यूनिट 2 में कवर कराएंगे, ठीक है। तो केवल आइडिया ले लीजिए क्या क्या चीज़ आपकी प्रोसेसिंग में है, क्या क्या चीज़ आपकी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। केवल आपको एक आइडिया लेना है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर्टीज किस पे, प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड कर रही है, स्ट्रक्चर पे। और फाइनली आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ देख लीजिए, कॉन्सेप्ट और डिसलोकेशंस, इनकी वजह से प्रॉपर्टीज का असर पड़ना, आपको बताया था जब इम्परफेक्शन बताया था, तब मैंने आपको बताया था आइडिया कि एज डिसलोकेशन और जो स्क्यू डिसलोकेशन बताया कि उनकी वजह से प्रॉपर्टीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उसके ऊपर अलग ही एक पूरा चैप्टर आप कह सकते हो, कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पर सबसे ज्यादा कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में, जो मतलब जो हम पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलोकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो मैं आपकी बताया था, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें किस में आती है, प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन भी आपका है, सॉलिड सॉल्यूशन के स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। स्लिप सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, स्लिप सिस्टम्स आए, स्लिप सिस्टम किससे जो होगा, जो आपको मैंने आपको बताया, स्लिप जो पढ़ाया था आपको इम्परफेक्शन है, वहीं से आपके स्लिप सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो उस डेप्थ में हमको नहीं जाना है, केवल एक आइडिया ले लीजिए, प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब यहाँ पूरा फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि पूरा फ्लो चार्ट आपका कैसे फॉलो होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका प्रोसेसिंग है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है,
फिर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर ये परफॉर्मेंस है, यानी कि फाइनली कौन सी एप्लीकेशन, कहाँ मुझे अपने मटेरियल को यूज करना है। तो देखिए प्रोसेसिंग में रिफाइनिंग करी, ठीक है, लेके आए अलॉय बना लिया, फॉर्मिंग कर दी हमने, हॉट रोलिंग कोल्ड, ठीक है, आपका ये सारी हमने कर दी। फिर हमने क्या करा, हमारे कुछ बना प्लेन कार्बन स्टीम मिली, अलॉय अलॉय स्टीम मिली, ये चीज़ सारी चीज़ें मिली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके हीट ट्रीटमेंट वगैरह करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फुल एनेलिंग करा रहा हूँ, कहीं पर क्वेंचिंग करा रहा हूँ, कहीं पर टेम्परिंग करा रहा हूँ, ये सारी क्या चली, प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सारी आपका मैंने कराया। अब प्रोसेसिंग करने के बाद क्या हुआ कि मैंने मान लीजिए लो कार्बन स्टीम लाया था, उसकी ये प्रोसेसिंग कराई तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिला। मैंने मीडियम कार्बन स्टील थी, मैंने ये सारे स्टेप लिए तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिले। देखिए स्ट्रक्चर भी बदल रहे हैं। हाई कार्बन स्टील थी, मैंने क्वेंचिंग और टेम्परिंग करा दी तो मैंने क्या मिला, ये स्ट्रक्चर मिला। तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे कि हाँ पहले प्रोसेसिंग पर स्ट्रक्चर कैसे रिलेट है, कैसे जुड़ा हुआ, कैसे लिंक है, कैसे डिपेंड कर रहा है, कि हाँ स्ट्रक्चर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पर। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये सारी कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ कि ये माइंड में रहना ही चाहिए। अब आप यहाँ पर फील ले पाओगे, हाँ सच्ची में ऐसा हो रहा है, सच्ची में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम कार्बन स्टील है, ये वाली मैंने आपकी क्या कराया, प्रोसेसिंग कराई, क्वेंचिंग टेम्परेचर तो मुझे ये मिल गया। ऑस्टेनेटिक स्टील थी, एनेलिंग कराया, ऑस्टेनेट मिल गया, कभी फेराइट मिल गया। तो सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस रिलेशन में इसने बताई हैं, ये सारी चीज़ें इसने बताई हैं आयरन और कार्बन के रिलेशन में। और आयरन और कार्बन जब आपका बनता है तो क्या मिलता है, स्टील मिलता है। तो ये पूरा जो फ्लो डायग्राम जो आपको दिखाया गया है किसके रेस्पेक्ट में है, स्टील के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल लिया तो उसमें हमेशा परलाइट और नहीं, ये स्टील के लिए है। किसके लिए है ये पूरा डायग्राम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टील के लिए, ठीक है, स्टील के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास अगर परलाइट मिला है सर जी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज इन द सेंस इसने कौन सी लिखी है, यहाँ पर सारी इसने यहाँ पर जो लिखी हुई है अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है। उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसका एलोंगेशन कितना होगा उसका, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कितनी होगी, वो सारी चीजें इसने लिखी हुई है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर मैंने ये आपका प्रोसेसिंग करा था, ये स्ट्रक्चर मिला, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। मैंने ये प्रोसेसिंग करी, ये स्ट्रक्चर मिला, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में वेरिएशन, आप खुद देख सकते हैं कैसे आपका प्रॉपर्टीज बदली हैं सबकी। देखिए सबकी यील्ड स्ट्रेंथ, सबकी आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब सबका आपका एलोंगेशन, सबका आपका क्या हो रहा है, बदल गया। अब मुझे क्या है, एप्लीकेशन। अब मुझे आपका कहाँ पर अपना मटेरियल यूज करना है। मान लीजिए मुझे ब्रिज बनाना है, उसमें मुझे कोई आपका चूज करना है, तो अब मैं यहाँ चेक कर लूंगा प्रॉपर्टीज, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है कि अच्छा ये वाला जो है, ये वाला मेरे को ब्रिज बनाने में काम आएगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। मैं कौन सा सिलेक्ट कर लूंगा, ये वाला मटेरियल सिलेक्ट कर लूंगा। क्या सभी स्टूडेंट को ये अब फील आया कि जो मैं इतने दिनों से या इतने टाइम से आपको बताता चला आ रहा था फ्लो चार्ट के बारे में, कि किस तरीके से एक, ये केवल स्टील के लिए आपको बताया कि किस तरीके से आपका फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सही कहा सर जी, यहाँ तक हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और बहुत मज़ा आ रहा है लेक्चर पढ़ने में। फटाफट आगे चलिए कि आगे आप क्या लेकर आए हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो चलिए हम आगे चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया ये जरूर बता दीजिए। बिल्कुल आया सर जी समझ में हमको, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट तो आपको क्या कर देना है, लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में सॉलिड सॉल्यूशंस की। पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। अब ये देखो सॉलिड सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ सर जी, बार बार सॉलिड सॉल्यूशन लेके आ जा रहे हो, आपने बता तो दिया, बिल्कुल बता दिया बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन भी बता दिया, इसके टाइप्स भी बता दिए मैंने आपको, किसके बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि आपके क्या होते हैं कि कुछ लिखिए, कुछ मटेरियल लिखने को आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्लाइड्स आपकी लगाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है सर जी, मजा आ गया। आगे चलिए, यहाँ पर क्या है, ये बात मैंने आपको बताई दी, ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई दी, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें आपके, किस बेसिस पर है ये आपकी, मैंने आपको बताई दी, दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, किस पर, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी आपके क्या क्या केसेस बनेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जी। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं कहानी पर, कि अगर पेपर में या एग्जाम में कुछ आता है तो सर जी कुछ लिखने के लिए मटेरियल तो होना चाहिए। तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और इसको एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर केवल आपको एक बार रीड करके बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। If the two components A and B of an alloy remain completely soluble, ठीक है, in one another in the solid state, the atoms of the alloying component B are incorporated in the host crystal of the host atom A. The atoms of A and B then form a common lattice structure. Such crystal structures of mixed atom is common lattice is called a solid solution. पूरी कहानी बता दी। सॉलिड सॉल्यूशन की टेक्निकल लैंग्वेज आपकी क्या होगी, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या होता है वो सारी कहानी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन आपका बना कैसे था। अब क्या लिखा है ये इसने, अ कंप्लीट सॉल्युबिलिटी ऑफ द अलॉय कंपोनेंट इन द सॉलिड इज रेफर्ड टू द सॉलिड सॉल्यूशन। जो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी होती है, बेसिकली हम जब भी बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में, तो ये बात कर रहा है कि जो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है आपकी अलॉय कंपोनेंट की सॉलिड स्टेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप। अब क्या है, मैंने आपको बताया था ये जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक आपके होते हैं सब्स्टिट्यूशनल और एक आपके होते हैं इंटरस्टिशियल। वही कहानी लिखी हुई है कि इन अ सॉलिड सॉल्यूशन द अलोइंग एलिमेंट बी कैन एक्युमुलेट इन द होस्ट लैटिस ऑफ द होस्ट सब्सटेंस ए इन टू डिफरेंट वे। दो तरीके से आपका कर सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग अ डिस्टिंक्शन कैन बी, तो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपली आप समझ लीजिए, एक आपका सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन और एक आपका इंटरस्टिशियल, यानी ये आपके दो टाइप के हो गए। डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी तो क्या क्या केस बनेंगे वो तो बता ही दिया, लेकिन अब आपने क्या किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ या मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे दो टाइप के आते हैं। किस पर डिपेंड, आपका यहाँ दे रखा है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। जब वो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होता है, आपका एक बनता है एक सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन, एक आपका बनता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सभी बच्चों को सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब पता है, जो कि मैंने आपको इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स वाले लेक्चर में बताया था, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर जी, वैसे हमको याद है लेकिन आप बताएंगे तो और मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने अपना हैंड रिटन जो कुछ लिख दिया है आप यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता पीपीटी से क्या लिखना है, तो आप ये भी लिख के आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल दिए हैं और यहाँ पर डेफिनेशन भी दे दी है, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए सर जी, आपने मेन एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल क्यों, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि ये एग्जाम्पल जब हम आगे पढ़ेंगे हमारे यूनिट 2 में, जब ये टॉपिक्स आएंगे तब आप रिलेट कर पाओ। तो इन स्टील्स में ऑस्टेनाइट जो आपका होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन का। अगर आप एग्जाम में यही एग्जाम्पल लिख के आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन का तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ये स्लाइड, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि स्टील्स में एक ऑस्टेनाइट फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है, ऑस्टेनाइट क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन इन द गामा आयरन, ठीक है। ये गामा आयरन क्या है या आपका ऑस्टेनाइट क्या है, ये सारी बातें आगे आएंगी, आगे के लेक्चर्स में आने वाली हैं। इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ लगाए हुए हैं, जिससे कि आप यहाँ से आगे वाले लेक्चर्स को लिंक कर पाए, ठीक है। फेराइट, ये फेराइट क्या है, कोई बात नहीं, केवल समझ लीजिए, एग्जाम्पल की तरह अभी याद कर लीजिए। फेराइट क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन का इन द अल्फा आयरन, ठीक है। अल्फा ब्रास की बात कर लिया, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन इजी लगती है तो आप ये डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड वाले होते हैं, क्योंकि हमें यही दो पढ़ने हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, जो अलॉय स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर पूरा मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके मैंने लिख दिया, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। सॉलिड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, वेरिएशन इन द कंपोजिशन पॉसिबल, कि जो कंपोजिशन में उनकी वेरिएशन, उनमें वेरिएशन होना पॉसिबल होता है। यूजुअली द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूशन जो आपका होता है इज वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो फाइनल मुझे सॉलिड सॉल्यूशन में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, मान लीजिए मैंने ए और बी मिलाया और फाइनली सी मिला दिया, मान लीजिए इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका कुछ एफसीसी है, इसका आपका बीसीसी है, तो आपका अगर सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है तो सी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या तो आपका एफसीसी होगा या फिर आपका बीसी, यानी इनमें से जो आपका है इन्हीं एक कंपोनेंट का आपका किसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा सॉलिड सॉल्यूशन में। लेकिन कंपाउंड जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड जो कि हम आपको पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होती है। यहाँ क्या होती है, सॉलिड सॉल्यूशन में आपकी वेरिएशन हो सकता है कंपोजिशंस में, और लेकिन यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपका दोनों से ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या है, एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, ये बेसिक सा डिफरेंस इसलिए दिया है कि ये बेसिक सा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको कुछ डिफरेंस याद हो या ना हो सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरमीडिएट कंपाउंड के बीच में, पर ये दो जो पॉइंट हैं आपको ये याद रहेंगे तो आप काफ़ी इजीली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। आपको मतलब ठीक है, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ सॉलिड सॉल्यूशन ये होते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड ये होते हैं। तो एक छोटा सा आपको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर बता दिया गया है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो जैसा मैंने बताया इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल। अब सबसे पहले मैं इनको डिस्क्राइब करने से पहले आपको क्या करता हूँ, इंटरस्टिशियल जिन बच्चों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लीजिए। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मैंने बताया था कि आपके मटेरियल के अंदर मान लीजिए एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एटम्स का आपका अरेंजमेंट है मटेरियल के अंदर, ठीक है, ज़्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा, इतना ही ड्रॉ करूंगा। अब ये मान लीजिए एटम 1 2 3 4, इन चारों एटम ने ये आपका बनाया एक पैटर्न। इनके बीच में क्या रह गई, ये खाली जगह रह गई, ये देखो ये खाली जगह रह गई, सॉरी सॉरी, ये देखिए ये खाली जगह रह गई, इसे हम वॉइड बोल देते हैं,
ठीक है, या एम्प्टी स्पेस बोल दो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं, ये इंटरस्टिशियल होती हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल, ठीक है, साइट्स, इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल का जब भी आप वर्ड सुनो तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होगा, केवल अभी वर्ड के मीनिंग देख लो, वर्ड के मीनिंग पता चल जाएंगे तो सर जी ये दोनों सॉल्यूशन क्या है वो तो अपने आप हम लिख कर आ ही जाएंगे और मजा आ जाएगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशनल क्या है आपका, कि ये मेरा पास एटम है, ये एटम है, ये एटम है। ठीक है, ये मान लीजिए ए वाले एटम चलते चले जा रहे हैं और यहाँ पर कोई बी वाला एटम मिला है, ये आके हमने क्या करा, आके यहाँ बिठा दिया, एटम बी आ गया। ठीक है, फिर आपका ए आ गया, फिर आपका ए आ गया, फिर आपका ए आ गया, फिर आपका ए, फिर यहाँ पर बी आ गया। यानी बी एटम क्या कर रहा है, इनकी ये जो बीच में खाली जगह थी ये तो इंटरस्टिशियल थी, यहाँ नहीं जा रहा, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करके बैठ जा रहा है। और सब्स्टिट्यूशनल में क्या होगा कि बाहर का कोई एटम होगा जो आपका फॉरेन एटम है, वो पेरेंट मटेरियल के एटम्स को रिप्लेस करके खुद बैठ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना या सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया। अब हम देखेंगे कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं और सब्स्टिट्यूट और आपके सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या है। अब आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंटरस्टिशियल से। ठीक है, अब आपको केवल बेसिक बेसिक चीज बतानी है। इंटरस्टिशियल जैसे ही नाम सुना समझ में आ गया होगा कि आपका एक पेरेंट मेटल होगा, एक आपका फॉरेन वाला होगा, और क्या होगा, फॉरेन जो एटम होगा वो आपके पेरेंट एटम के कहाँ जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठेगा। तो देखिए ये आपके जो रेड वाले हैं ये आपका पेरेंट मटेरियल था। ठीक है, अब दूसरा जो आपका अलोइंग एलिमेंट, जो आपका अलोइंग एटम बी था, वो कहाँ बैठा, देखिए ये इनके बीच की ये क्या थी, इंटरस्टिशियल जगह ही थी, आपकी स्पेस थी, यहाँ पर आके बैठ गया, बैठ गया, यहाँ पर आके बैठ गया। और देखो आपने एक चीज ध्यान दी हो, जब ये यहाँ पर आके बैठा तो यहाँ पर देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बस आपको केवल मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी चीजों को क्या करें, ध्यान से देखें, फोकस करें उन चीजों पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आया है, यहाँ पर असर हुआ है, यानी कि अगर मैं अलॉय बना रहा हूँ इसका मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ठीक है सर, यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल में आपका क्या हुआ, आके एटम बैठ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, कि अगर जो फॉरेन एटम है उसका साइज इंटरस्टिशियल साइड से या स्पेस से या वॉइड जो है आपकी उसके बराबर है या उससे छोटा है तो इजीली जाके बैठ जाएगा। अगर उससे बड़ा हुआ तो क्या वो तब भी इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बैठ सकता है, डाउट आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा। जी हाँ, बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी कंडीशन आपकी बनेगी ना बच्चों, चाहे फॉरेन एटम का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, हर कंडीशन में अलग अलग आपकी सिचुएशंस में क्या होगी, अलग अलग आपके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं वो हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, स्ट्रेन फील्ड्स वगैरह आपके आ जाते हैं, वहाँ चीज़ नहीं आने, केवल इतना समझ लीजिए कि जब भी आपका आके बैठेगा एटम तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफॉर्म होगा, वहां पर परिवर्तन होगा, वहां पर चेंजेस आएंगे। और जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन आया तो हमने क्या कहा कि ये जो अलॉइंग एलिमेंट बी था इसने क्या कर दिया, एक डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, एक इम्परफेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, किसमें, पेरेंट मटेरियल में। इसीलिए अलॉइंग को हमने क्या बताया था, वहां इम्परफेक्शन वाले में भी एग्जाम्पल में हमने अलॉइंग को आपको बताया था। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि क्या है, एक एज एन इम्प्योरिटी आपका ऐड किया जा रहा है, जिसने क्या करा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बदल दिया और उसकी वजह से मेरी क्या हुई, मटेरियल की प्रॉपर्टीज बदल गई। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका एटम होगा वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बैठ जाएगा। अब सभी बच्चे थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और मुझे ये बताएं कि जो आपका पेरेंट मटेरियल है उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स जो है आपकी, वो क्या होंगी, लिमिटेड होंगी या अनलिमिटेड होंगी? ठीक है, जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट्स हैं सभी बच्चे सोचकर बताएंगे, वो लिमिटेड हैं पेरेंट मटेरियल में या आपकी अनलिमिटेड है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा माइंड लगा रहे हैं और कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया सोच के कि आप यही देख सकते हैं, ये जो रेड वाले एटम्स हैं, मान लीजिए आपका मटेरियल इतना ही है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इतने से ही मटेरियल के लिए कितनी इंटरस्टिशियल साइट्स मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर मैं इसी की बात करूं तो मेरे पास क्या है, केवल 12 इंटरस्टिशियल साइट्स आपको मिल पा रही हैं। इसका मतलब सर जी ये है कि मटेरियल के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी लिमिटेड होंगी, यानी अनलिमिटेड नहीं होंगी।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये है सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपका अलोइंग करूंगा या जो मेरा एटम बी आके बैठेगा तो उसके पास एक क्या है, लिमिटेड ही जगह है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही आके बैठ सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी में ही आके बैठ सकता है। या मैं ये कहूँ कि आपका जब जो अलॉय एलिमेंट जो बी आके बैठ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी ए के अंदर लिमिटेड है। क्या समझ में आ रहा है? क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स लिमिटेड है। जितनी इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी वहीं पर तो जाके बैठेगा, क्योंकि ये यहाँ देख सकते हो छोटे साइज का है, इस वाले से कमजोर है, वीक है, तो इसे हटा के तो नहीं बैठ पाएगा। जहां जगह मिलेगी यहाँ पर एडजस्ट करेगा, अपना पहुंच के यहाँ पर एडजस्ट करेगा। यानी जितनी आपकी इंटरस्टिशियल साइट्स अवेलेबल हैं वहीं पर जाके बैठ सकता है, और वो इंटरस्टिशियल साइट्स लिमिटेड होंगी मटेरियल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो अलोइंग एलिमेंट की जो बी वाला है उसकी सॉल्युबिलिटी मेरी होस्ट मटेरियल या पेरेंट मटेरियल के अंदर क्या है, लिमिटेड है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में लिमिट आपको जो सॉल्युबिलिटी मिलेगी वो एक क्या मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। If the atoms B of the alloying elements are relatively small compared to the atoms A of the host material, ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर रेशियो आपको दे रखा है, अगर इतना होगा तो आपका काम चल जाएगा। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी है आपका किसके लिए लिखा हुआ पूरा, कि अगर एग्जाम में आता तो आप कहानी लिख पाओ। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, केवल आप सुनते जाओगे तब भी आप इजीली चीजों को सीख जाओगे। ठीक है, ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसकी आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दे दी, और यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि जो इंटरमीडिएट जो लेटेस्ट साइट्स आपकी होंगी वो आपकी क्या होंगी, एक लिमिटेड होंगी, तो आपको क्या मिलेगी, पार्शियल सॉल्युबिलिटी मिल पाएगी आपको। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं आपका किसकी बात, सब्सटीट्यूशनल की। सब्सटीट्यूशनल वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि जो एटम है वो रिप्लेस करके क्या कर रहा होगा सर जी, बैठ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब क्या इसमें भी क्या होंगी, दो कंडीशन होंगी। जो रिप्लेस एटम कर रहा है उसका साइज या तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। ये कंडीशन आएंगी, बिल्कुल आएंगी, और उनका भी क्या होगा, अलग अलग असर देखने को मिलेगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि है क्या सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरस्टिशियल में क्या हो रहा था, यहाँ पर आके बैठ रहा था, लेकिन यहाँ पर आके नहीं बैठ रहा। इसने क्या करा है, अलोइंग एलिमेंट बी ने ए के एटम को ही क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, और खुद आकर यहाँ पर बैठ गया। देखो यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया। क्या यहाँ पर जो अलोइंग एलिमेंट बी है इंटरस्टिशियल साइड्स में बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। यहाँ अलोइंग एलिमेंट बी जो है वो ए के एटम को रिप्लेस करके बैठ रहा है। अब अलोइंग एलिमेंट बी के पास क्या है कि वो कुछ अब देखो इसके पास क्या क्या वो है, आपके पास अलोइंग एलिमेंट बी के पास क्या क्या चॉइस है कि वो ए एलिमेंट जो है एटम्स हैं उनके कुछ एटम्स को हटा के बैठ जाए। ठीक है, या फिर वो क्या करे कि सारे के सारे एटम्स को हटा के भी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, ताकतवर हुआ, ये भी भले ही ये छोटा दिख रहा है भी आपको, अगर ये मान लीजिए स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो ये लड़ झगड़ के क्या करेगा, इसको हटा देगा और खुद यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर दूसरा वाला आया, इसने भी कहा अरे मेरा भाई यहाँ पर लड़के आपने यहाँ पे जगह ले ली, मैं भी जाऊंगा। इसने भी क्या करा, ये वाला हटा दिया और यहाँ पर बैठ गया। तीसरे ने देखा कि अरे मेरा दूसरा भाई चला गया, पहला भी चला गया, मैं क्यों रहूं पीछे, ये भी चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो अलोइंग एलिमेंट बी वाले हैं वो आपके मटेरियल ए के एटम्स जो हैं उनको सारे के सारे रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा सर जी, ये बात हमारे माइंड में घुस रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अलोइंग एलिमेंट बी अगर आपका सारे के सारे ए एलिमेंट वालों को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ए एलिमेंट वाले सारे भाग जाएंगे, दोबारा से बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी की ए के अंदर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो सकती है, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो सकती है, यानी जितने एटम उतनी जगह इसके पास। यहाँ इंटरस्टिशियल से मतलब नहीं है कि लिमिटेड जगह है मेरे पास बैठने के लिए, ये तो ए एटम को हटाता चला जाएगा और बैठता चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, आपको कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिल जाती है या मिलने के चांसेस रहते हैं। अब मेरी नीड क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितनी नीड है, मुझे जितना मिलाना है उसके अकॉर्डिंग मैं मिलाऊंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या कर रहा है, रिप्लेस करके बैठ रहा है। क्या आइडिया क्लियर हुआ? और दूसरा जो मुझे आपको पॉइंट बताना था, दूसरा ये बताना था कि यहाँ पर आपकी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिल सकती है। तीसरा यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि जब ये अलोइंग एलिमेंट बी यहाँ पर बैठा, इसका साइज यहाँ छोटा था, यहाँ आप देखिए इसका साइज क्या था, स्मॉलर था। तो इसके स्मॉलर साइज होने की वजह से यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या आया है, चेंजेस आए हैं। यहाँ देखिए डिस्टॉर्ट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है सर जी, डिस्टॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी कहानी ये आती है बच्चों की, अगर यही मेरा अलोइंग एलिमेंट बी
जो है ए से बड़ा हो जाता, बड़े साइज का हो जाता, तो तब भी मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता, डिस्टॉर्ट होता, और उसकी वजह से भी क्या होते हैं, हम कहते हैं डिफेक्ट आ गए, इम्परफेक्शंस आ गया, और उसकी वजह से मेरी मटेरियल की प्रॉपर्टीज बदलती। लेकिन अगर मुझे एक अच्छा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सभी बच्चों का जवाब क्या होना चाहिए, सभी बच्चे थोड़ा सोच के बताएंगे, और सभी बच्चों ने सोचकर मुझे ये बताया कि अगर मुझे एक अच्छा और एक इफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे एलिमेंट जो हैं ए वाले के एटम्स और मेरे एलिमेंट बी के जो एटम्स हैं उनका साइज अगर सर कंपेरेबल हो जाए या लगभग बराबर हो जाए तो मजा आ जाएगा, दोनों आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, वो वहां पर जाके बैठ सकता है उनकी जगह पर, और हो सकता है कि आपके कंपेरेबल साइज होगा या आपके बराबर के होंगे लगभग, तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी ज्यादा नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलने की संभावना होगी अगर मुझे एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो। क्या ये सभी बच्चों के माइंड में आया था? हाँ आया था, और ये चीज हमको सर जी समझ में भी आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, सॉरी, अब यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर जी, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन, पूरी कहानी का है, अब इस सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन को देखो, इसी के बेसिस पर सारी बातें करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट दोबारा बोल दे रहा हूँ कि जिससे आपको डाउट ना हो, पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशनल में रिप्लेस करके बैठेगा कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिलने के चांसेस होंगे। तीसरा यह है कि जो अलोइंग एलिमेंट बी है उसके एटम का साइज छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका बदलेगा और मेरी प्रॉपर्टीज बदलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मुझे अगर सर जी एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो क्यों ना इनके साइज को मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं, ठीक है, क्यों ना मैं इनके साइज को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होंगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है, जितनी सिमिलरिटीज आपको यहाँ मिलती चली जाएंगी दोनों के बीच में, उतना बढ़िया आपका क्या बनता चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन जनरल दैट टू अलॉयज कंपोनेंट हैव डिफरेंट एटम रेडियाई। जनरली क्या होता है, डिफरेंट एटम एलिमेंट, हाँ सर जी होता तो है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, हाँ सर जी बिल्कुल होती हैं। देयरफॉर इन रियलिटी देयर इज अ लेटिस डिस्टोर्शन, जैसा कि मैंने बताया अगर ऐसा होगा, आपका रेडियाई अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, तो लेटिस का डिस्टोर्शन होगा ही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। द लेटिस डिस्टोर्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट एटम। अब जितने, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन में चांसेस क्या है, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। अब जैसे जैसे आपका अलोइंग एलिमेंट भी सब्स्टिट्यूट करता चला जाएगा, लेटेस्ट डिस्टोर्शन आपका बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर जी, ये पॉइंट भी हमको क्लियर होता जा रहा है, तो यही लिखा हुआ है, द लेटेस्ट डिस्टोर्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एटम एंड फाइनली लीड्स टू द फैक्ट दैट द होस्ट एटम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट बाय अलोइंग एटम्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर आपका ऐसा हो, कैसा हो कि उनके, मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट सॉल्युबिलिटी होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एलोइंग एलिमेंट बी के, सॉरी, अलोइंग एलिमेंट बी के एटम्स आपके बड़े हैं या छोटे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो पाता है कि मैं ए के सारे एलिमेंट को पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका लैटिस का डिस्टॉर्शन बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर मुझे पूरी तरह कंप्लीट सॉल्युबिलिटी चाहिए, अगर मुझे पूरी तरह रिप्लेस करवाना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई मिल रहे हैं इनको मैं थोड़ा सेम कर दूं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम कर दूं, तो हाँ हो सकता है सर जी मुझे कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिल जाए और मेरा लैटिस डिस्टॉर्शन जो हो रहा है वो भी ना हो। समझ में आया? बिल्कुल वही बात सेम यही लिखी हुई है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अलोइंग एलिमेंट इन द होस्ट मटेरियल इज देवर लिमिटेड, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगी, लिमिटेड। किस केस में? जब इनके आपके साइज अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। लेकिन सर जी ओनली अंडर द कंडीशन, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो गई, अगर ऐसी कंडीशन हो गई, कैसी? जैसी यहाँ अभी दे रखी है, देखिए, ओनली अंडर द कंडीशन दैट द अलोइंग कंपोनेंट बी कंपेयर्ड टू द होस्ट हैज द, कैसी? अगर उसका सेम लैटिस स्ट्रक्चर, अगर मेरे पास ये कंडीशन हो गई, उनका लैटिस स्ट्रक्चर सेम हो गया, उनके रेडियाई का डिफरेंस ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, क्या कह रहा है, लेस देन 15% हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, कंपेरेबल हो साइजेस, लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो सर जी मजा ही आ जाए। मजा क्यों आ जाए? क्योंकि उस टाइम आपके कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिलने के चांसेस होंगे। मैं एटम बी जो है एटम ए में कितना भी मिला सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है पूरी की पूरी। दूसरा मेरे पास क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि कंप्लीट सॉल्युबिलिटी करने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो मैं एक अच्छा कंप्लीट
सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बना पाऊंगा। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए, द अलोइंग एटम बी कैन ऑक्यूपाई रेगुलर लैटिस क्या करेगा, कर देगा अननोटिस ओवर द एंटायर मिक्सिंग रेंज आपका कर सकता है। एनी अलॉय कंसंट्रेट कैन अल्टीमेटली प्रोड्यूस विदाउट सो, और कोई भी मिसिबिलिटी गैप आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, बढ़िया वाला, बेस्ट वाला आपको कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन क्या क्या कहानी बनेगी, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए दोनों अलोइंग एलिमेंट्स के बीच में। क्या सारी कहानी समझ में आई बच्चों को? जी सर, बिल्कुल समझ में आई। जी सर, बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ देख लीजिए, इमेज के थ्रू आपका दिखाया गया है। एक बार मैं पीछे जाके आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस केस में आपका अलोइंग एलिमेंट बी के जो एटम्स थे वो आपके ए के एटम से छोटे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस का डिस्टॉर्शन हो गया था। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर मुझे एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है कि जिससे कि अलग एलिमेंट मेरे कंप्लीटली सॉल्युबल हो सके ए वाले के अंदर, तो उनका साइज कंपेरेबल होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही दिखाया गया है। यहाँ पर ए के एटम और बी के एटम को देखिए, यहाँ पर इनका साइज कंपेरेबल है। इस केस में क्या है, बी वाला एटम यहाँ आके बैठा तो यहाँ पर क्या आपको कोई भी लैटिस डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है? नो सर, नो लैटिस डिस्टॉर्शन। मजा आ गया सर जी, नो लैटिस डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन ही नहीं हो रहा, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इस, और उनका साइज भी देखिए कंपेरेबल है। आर आपका बराबर है, मैं आर ए इक्वल टू आर बी, लगभग आपका आर बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे अच्छे सॉलिड सॉल्यूशन के, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन के मिलने की संभावना है, मुझे कंप्लीट सॉलिबिलिटी मिल सकती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉलिबिलिटी ओवर द एंटायर मिक्सिंग रेंज इज आल्सो रेफर्ड टू एज कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, दैट इज अ परफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट इन द सॉलिड स्टेट। इस केस में मुझे क्या मिल जाएगी, परफेक्ट सॉलिबिलिटी मिल जाएगी सॉलिड स्टेट में। जैसा कि इसने एग्जाम्पल दिया है, जैसा कि मुझे देखने को मिलती है कॉपर निकल के अलॉय सिस्टम में। और ये कॉपर निकल का अलॉय सिस्टम हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझते जाइए और चीज़ों को ग्रेस्प करते चाहिए कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, और जहाँ से आपके कैसे आगे वाले लेक्चर लिंक होंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इसीलिए मैं वहाँ लिखता चला जा रहा हूँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लेक्चर का लिंक है आगे आने वाले लेक्चर्स के साथ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए अगर मुझे कंप्लीट सॉल्यूबल आपका क्या बनाना है, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है। या अब मैं सिंपल बात किसकी पर करूंगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ बात करूंगा केवल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल में मुझे कंप्लीट नहीं मिल पा रही थी। अब मैंने यहाँ केवल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मुझे कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाले की बात कर रहा है। क्यों सर जी? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले के अंदर ही मेरे पास चांसेस थे कि मुझे आपकी क्या मिल जाती है, कंप्लीट 100% सॉलिबिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं। इंटरस्टिशियल में तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि वहां पर वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस क्या थी, लिमिटेड। तो यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन अगर वो बोल रहा है कि मुझे एक अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो इनडायरेक्टली बात कर रहा है कौन से सॉलिड सॉल्यूशन की बच्चों, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की। समझ में आ गया? हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको एक अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको हल्की सी ऊपर बताई थी। उन्हीं कंडीशंस को क्या बोला जाता है, ह्यूम-रोदरी रूल्स। क्या बोलते हैं सर जी? ह्यूम-रोदरी रूल। सर जी, यहाँ पर तो मजा आ गया, बिल्कुल एकदम झकास मजा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिंकिंग बताई कि क्योंकि आगे मैं आपको ह्यूम-रोदरी रूल्स डायरेक्ट पढ़ा देता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये ह्यूम-रोदरी रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये ह्यूम-रोदरी रूल्स आए कहाँ से सर जी? ये ह्यूम-रोदरी रूल्स किस लिए चाहिए हमको? ये आपको चीजें पता ही नहीं चलती। लेकिन अब आप यहाँ पर एक लिंक भी डाल पाएंगे कि हाँ, ह्यूम-रोदरी रूल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इनकी लिंकिंग है सॉलिड सॉल्यूशंस के साथ। तो अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा क्या, ह्यूम-रोदरी रूल्स। अब सभी बच्चे केवल पहले यहाँ तक ये बताएं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप लेक्चर को दोबारा जहां पर भी डाउट आया है आप बैक जाइए और उस चीज को समझिए। ठीक है, एक एक चीज को लिंक करते हुए मैं चला हूँ, एक एक चीज को लिंक करते हुए मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा और मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया सभी बच्चे, हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं ह्यूम-रोदरी रूल्स। ठीक है, अब आप लिंक कर पाएंगे कि ह्यूम-रोदरी रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे आए, क्या इनकी कहानी है पीछे की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बात करेंगे ह्यूम-रोदरी रूल्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है किनकी, साइंटिस्ट की, जो आपके थे मटेरियल साइंटिस्ट या कह लीजिए रिसर्चर्स थे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये आपके ह्यूम-रोदरी जी हैं। ठीक है, ये आपके ह्यूम-रोदरी जी हैं। ठीक है, इन्होंने ही क्या करा था, इनके आगे हम सर लगा देते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट। तो ये सर ह्यूम-रोदरी जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, काफी रिसर्च करी। ठीक है, किसके लिए, केवल, अब केवल आपके माइंड में क्या याद रहना चाहिए बच्चों, ये नहीं
कि सर जी मैं कोई भी अलॉय बनाऊं और उसमें ह्यूम रॉदी रूल्स लगा दूं, नहीं, ये ह्यूम रॉदी रूल्स केवल किसके होंगे, ओनली फॉर सॉलिड सॉल्यूशन। बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है और वो उनको क्या लगता है कि ह्यूम रॉदी रूल्स अगर मैं कोई भी टाइप का अलॉय बना रहा हूँ तो उसके लिए वैलिड होंगे, उसके लिए होने चाहिए, नहीं, केवल अगर मुझे एक आइडियल, मैं आइडियल और लिख देता हूँ, आइडियल मतलब एक अच्छा वाला, ठीक है, आइडियल, ठीक है, वैसे आइडियल कुछ नहीं होता, लेकिन आइडियल यहाँ लिखा है कि एक अच्छा बेस्ट और कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन मुझे बनाना है, तो उनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो मुझे किसने बता कर दी, वो मुझे ह्यूम रॉदरी जी ने बता कर दी, ठीक है, उन्होंने बता कर दी, इन्होंने रिसर्च करी, देखा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, मिलाया करा और उन्होंने फाइनली 4 फैक्टर्स हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए। इन्होंने पूरा रिसर्च करने के बाद इन्होंने कहा कि केवल 4 फैक्टर हैं, अगर ये 4 फैक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर ये 4 फैक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मैं एक अच्छा आइडियल, अच्छे को मैं आइडियल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे को मैं आइडियल लिख रहा हूँ, एक आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो मैंने केवल यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर इंटरस्टिशियल या सब्स्टिट्यूशन, ना ना ना, हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ तो केवल किसकी, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी में ही मुझे कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मिलने के चांसेस थे, इसलिए डाउट हो सकता है वहां पे मैं क्लियर करता चला जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने केवल क्या लिखा है, आइडियल, अगर मेरी ये 4 कंडीशन, ये 4 फैक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं बच्चों, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर जी, आप फटाफट ऐसा करिए, ये 4 फैक्टर बता दीजिए, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या है ये 4 फैक्टर जो फुलफिल होने चाहिए जिससे मुझे आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देर किस बात की बच्चों, आगे चलते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है ह्यूम रॉदी जी के बारे में, और कुछ जो बातें हैं ये आपकी केवल मटेरियल इंक्रीज करने के, आपको एग्जाम में आए तो आप कुछ लिख पाए इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है, ये ह्यूम रॉदरीज थे, इनका ये लिखा हुआ है, मेटलर्जिस्ट थे, आपके मटेरियल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अलॉइंग के बारे में पढ़ाई करी, मतलब उन्होंने खूब सारी स्टडी करी, अपनी रिसर्च करी, ठीक है, यहाँ से वो सारी कहानी आपकी लिखी हुई है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे, बाद में उन्होंने ये सारे 4 रूल्स इन्होंने निकाल कर दिए थे, ठीक है, मैं केवल आपको ये 4 फैक्टर बताने वाला हूँ, ठीक है, कहानी आप पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में लिख आइएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर क्या है सर जी, ये 4 फैक्टर बता दीजिए, तो पहला फैक्टर की बात करते हैं, एटॉमिक साइज फैक्टर, ठीक है, पहला फैक्टर क्या, एटॉमिक साइज फैक्टर और आपका 15% रूल। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इनको बोला जाता है, वैसे हमें ना ह्यूम रॉदरी रूल्स इनको बोला जाता है, इनको बोलते हैं ह्यूम रॉदरी रूल्स, लेकिन बेसिकली मैं ये कहूँ कि ये क्या सच में रूल्स हैं, तो ऐसा कहना सही भी हो सकता है एक हद तक और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ज़्यादा सही तो नहीं है, लेकिन अगर इन्हीं रूल्स को मैं कहूँ कि ये एक गाइडलाइंस है, जो हमने अभी पीछे बताया, गाइडलाइंस है, कंडीशंस है, क्या है, कंडीशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर जी आप, मैं ऐसा ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो ह्यूम रॉदरी रूल्स को फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे और तब भी आपका क्या बन रहा होगा, एक कंप्लीट, या मैं कहूँ एक कंप्लीट, या मैं कहूँ आपका आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन बन, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं सर जी, हर जगह होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, ये बात तो हमने आपकी मानी होते ही हैं, यानी कि अगर मैं रूल्स इनको बोलता, रूल्स बोल दिया है, लेकिन बेसिकली याद रखना माइंड में, गाइडलाइंस है, कंडीशन है, अगर रूल्स बोलता है तो सबके लिए वैलिड होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता है, तो आप माइंड में याद रखिएगा, बेसिकली क्या है, गाइडलाइंस है और कंडीशंस है, ठीक है, तो ये डाउट मुझे आपका क्लियर करना था, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं पढ़ा और कहने के सर ने रूल्स बता दिया, इसके लिए तो वैलिड ही नहीं हो रहा और ये कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा है आपका, तो आप वहां समझ जाइएगा कि वहां पर क्या है, वो एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एटॉमिक साइज फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सा कुछ नहीं याद रखना बच्चों, कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रख लो कि कोई आपका एलिमेंट का एटम ए जो था, मतलब ए एलिमेंट का एटम ए और बी एलिमेंट का आपका जो था एटम बी, इनके बीच का जो साइज डिफरेंस है वो 15% से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 15% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मैं मान लूँ ए का साइज अगर 100 है तो बी का जो साइज है आपका वो 85 से आपका अबव होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ए के एटम का साइज मान लीजिए आपका कुछ है, मान लीजिए इतने नैनोमीटर से या कुछ भी मान लीजिए, तो इसका कितना होना चाहिए, आपका 85 से बड़ा होना चाहिए, यानी 85, 86, 87, 100 तक आपका क्या है, चल जाएगा काम, लेकिन अगर 84 हो गया, 83 हो गया, तो वहाँ पर
देखो काम तो चल जाएगा, डिस्टॉर्शन ना रहेंगे लेटिस में, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो याद रखना ये रूल्स किस लिए हैं, अगर मुझे एक आइडियल कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो उनके लिए ये रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है, एटॉमिक साइज फैक्टर, जिसमें क्या कहता है कि जो साइज डिफरेंस है वो आपका 15% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक सा, आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, 15% से कम, कहानी खत्म। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल सर जी कहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, मैंने आपको सारी बातें पहले बता ही चुका हूँ कि कंप्लीट आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो, सेम सेम हो जाए, तो मजा आ जाए सर, बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि एक जैसा अगर मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो ह्यूम रॉदरी जी ने भी यही कहा कि अगर आपको एक कंप्लीट और आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको अच्छा मतलब सेम मिल जाता है, तो उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो केवल क्या रखना है सेकंड रूल में, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, सेम। पहला रूल क्या था कि साइज आपका 15% से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइज नहीं, साइज डिफरेंस जो है आपका एटॉमिक का, एटॉमिक रेडियस का जो साइज डिफरेंस है। दूसरा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपकी सेम होनी चाहिए। तीसरा आपका वैलेंसी रूल, अगर वैलेंसी भी सेम हो जाए तो भी मजा आ जाए, तो वैलेंसी भी आपकी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी आपका सर जी 0 होना चाहिए, नहीं लगभग आपका मतलब कहने का ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एलिमेंट्स की क्या हो, सेम हो जाए। तो ये आपके 4 ह्यूमरॉडी रूल्स है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, इस टाइप की कहानी लिख के आ सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में लिख के आइए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आपका सेम, वैलेंसी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, और आपका एटॉमिक साइज डिफरेंस जो है आपका वो लेस देन 15%। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ये याद हो जाते हैं लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर अपने हाथ से लिख कर लगा रखा है। आप ये भी लिखकर आ सकते हैं, ह्यूमरॉडी रूल्स में कोई गलत नहीं होगा। तो सेफ स्ट्रक्चर फैक्टर मैंने बता दिया। ठीक है, इस साइज फैक्टर, हाँ स्ट्रक्चर फैक्टर मतलब आपका ये हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखो डायग्राम के साथ बना दिया, इसका प्योर ए है, ए बी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको याद हो जाए वो लिख के आइएगा ह्यूमरॉडी रूल्स में। साइज फैक्टर में आपका क्या होना चाहिए, आपका लेस देन 15% होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव और वैलेंसी फैक्टर आपके लगभग क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर देखो कि मैंने एक नोट लिख रखा है यहाँ पर कि लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी इंडिकेट अ टेंडेंसी टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स, बस कहानी खत्म। यहाँ से लिंक किसका बन गया, अरे सर जी मजा आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कि मैं आपको बताऊंगा इंटरमेटेलिक कंपाउंड, बताया था, बिल्कुल बताया था सर जी, इंटरमेटेलिक कंपाउंड। तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड कब बनेंगे, अगर मेरे ये ह्यूमरॉडी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो होता है सॉलिड सॉल्यूशन बनने के बढ़िया चांसेस है मेरे पास, बढ़िया सॉलिड। अगर यहाँ देखिए एक नोट लिखा है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या वैलेंसी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, उस केस में चांसेस होते हैं, टेंडेंसी होती है कि आपके कंपाउंड बन जाए। तो यहाँ से आपके कंपाउंड के कौन लिंक हो गया, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स आपके लिंक हो गए, जिनके बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया ह्यूम रॉडी रूल्स क्या हैं और कैसे जरूरत पड़ी, क्यों पिक्चर में आए ये ह्यूम रॉडी रूल्स, और कैसे जुड़े हुए हैं सॉलिड सॉल्यूशन से, सारी बातें क्लियर हो पाई सभी बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो पाई, यहाँ तक मजा आ गया, सारी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अगर बच्चों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चीज़ों को समझ पा रहे हो, लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है, तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी हमने लेक्चर से कुछ सीखा, कुछ हमें सीखने को मिला और हमें मजा आया पढ़ने में। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स कहाँ से आए वो मैंने आपको पीछे लिंक बता ही दिया, तो केवल आपका बेसिक आइडिया कि क्या होते हैं केवल जान लीजिए। तो अब आपका देखो क्या लिखा है, आपका ये कहानी बस, आप एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो ये कहानी बस लिखी आएगा, मैं केवल इसको आपको रीड करके बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द अलॉय सिस्टम डू नॉट शो द कंप्लीट सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सी बात है, अभी हम पीछे पूरी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी की बात करते हुए आ रहे हैं। कुछ अलॉय सिस्टम ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी आपकी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उस केस में क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एलिमेंट इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी लिमिट अ सेकंड फेज आल्सो अपीयर, उस केस में क्या होता है, एक सेकंड फेज भी हमें देखने को मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी सॉलिड सॉल्यूशंस। उसी सेकेंडरी फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। कहने का मतलब आपका ये हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपने क्या करा, एक एलिमेंट आपका ये था, ए वाला था, एक आपका बी वाला था, इन दोनों को मिक्स करके आपने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, अब आपने जब ये बना दिया, मान लीजिए इस बी की क्या थी, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं था ये ए के अंदर, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूबल था। जो मैंने पीछे इमेज दिखाई थी, आप पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब मैंने आपको जो पार्सली वाली इमेज दिखाई थी।
ठीक है, जो मैंने आपको पार्शियली वाली इमेज दिखाई थी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि आपका कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, यानी कहीं कहीं तो आपका सॉल्युबल हो गए, कहीं कहीं पर आपका सॉल्युबल नहीं हो गए, तो मिक्सचर आपको मिल जाएगा। किसका मिक्सचर मिलेगा? मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो जहाँ जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है थोड़ा, वहाँ तो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसा मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जहाँ पर ये सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर एक आपको एक इंटरमीडिएट फेज मिलेगा। ठीक है, वो आपका क्या मिलेगा? एक इंटरमीडिएट फेज मिलेगा। तो इट इज अ फेज फॉर्म्ड एट द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, जो किसी इंटरमीडिएट कंपोजिशन में बन रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिटवीन द टू प्राइमरी कंपोनेंट्स। ठीक है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द, ये जो इंटरमीडिएट फेज बना है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा सर जी? डिफरेंट होगा फ्रॉम द बोथ प्राइमरी कंपोनेंट्स, यानी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा। मान लीजिए ए वाले का अगर मेरा एस सी था, इसका मान लीजिए समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए इसका एफ सी सी था, तो ना ही जो आपका इंटरमीडिएट फेज जो बना है, ना ही उसका एस सी सी होगा, ना ही आपका एफ सी सी होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? इन दोनों से अलग ही होगा। तो यहाँ बस ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको इंटरमेटलिक कंपाउंड में याद रखने हैं। और ये भी बता दिया कि इंटरमेटलिक कंपाउंड कब बनेंगे? कि जब मेरा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और वैलेंसी का डिफरेंस सर जी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, आपका सेम सेम नहीं हो पा रहा था, तब क्या होते हैं? चांसेस होते हैं, टेंडेंसी होती है इंटरमेटलिक कंपाउंड बनने की। और जब ये इंटरमेटलिक कंपाउंड बनेंगे तो क्या कहानी होगी आप देख सकते हैं। जब ये बनेंगे तो आपका मिक्सचर बनेगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन का, पार्शियली सॉल्युबल होंगे ए और बी, और वहां पर एक किसकी अब कहानी आएगी? पिक्चर आएगी इंटरमीडिएट फेज की। इस इंटरमीडिएट फेज का क्या होगा? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा अपने जो पेरेंट यानी ए और बी है उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उससे अलग होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस टाइप के जो आपके इंटरमीडिएट फेजेस होते हैं जिनकी फिक्स कंपोजिशन होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरमेटलिक कंपाउंड। तो क्या सभी बच्चों को इंटरमेटलिक कंपाउंड समझ में आया? हाँ सर जी, इंटरमेटलिक कंपाउंड का जो आप बताना चाह रहे हो वो तो हमें आइडिया बेसिक क्लियर हो गया है, और इतना ही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंटरमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं। आगे जो आपके यहाँ दे रखे हैं कुछ फीचर्स हैं आपके, ठीक है, कुछ फीचर्स हैं, ये केवल आप रीड कर लीजिए। ठीक है, कुछ आपके फीचर्स हैं ये आप रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एन इंटरमेटलिक कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर मेटलिक एलिमेंट प्रोड्यूसिंग अ न्यू फेज। बिल्कुल सी बात है, एक इंटरमीडिएट ही फेज बन रहा था आपका, ठीक है, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही अलग है तो उसकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग खुद की होंगी। ठीक है, अब इंटरमेटलिक्स के अंदर क्या होता है? वैसे मैंने आपको बताया था सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा था तो आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही थी केवल, लेकिन जब इंटरमेटलिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग है, दूसरा आपका इंटरमीडिएट फेज उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ पर आपकी जो बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी बनती है? मेटेलिक और कोवलेंट, यानी मेटेलिक की प्रॉपर्टीज के साथ कोवलेंट की प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। इंटरमेटलिक कंपाउंड है हायर मेल्टिंग पॉइंट, और इंटरमेटलिक कंपाउंड का क्या होता है? हायर मेल्टिंग। अगर मुझे ऐसी सिचुएशन पड़ रही है कि मुझे यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर मटेरियल को यूज करना है तो मैं इंटरमेटलिक कंपाउंड को प्रेफर करूंगा क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। देन आइज ऑफ द पेरेंट एटम। बिल्कुल सही कहा सर जी, समझ में आ गया, क्लियर है। इंटरमेटलिक कंपाउंड आर ऑलमोस्ट वेरी हार्ड। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बिटल होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं लेकिन बिटल भी होते हैं आपके साथ में। ठीक है, इंटरमेटलिक्स और इंटरमेटलिक कंपाउंड आर सिमिलर टू द सिरामिक। जैसे आप कह सकते हो जैसे आपके सिरामिक मटेरियल्स आपने देखे होंगे, वो आपके एक एग्जाम्पल है किसके? इंटरमेटलिक कंपाउंड्स के। ठीक है, तो सिरामिक्स आपने देखे होंगे, और जिन बच्चों को सिरामिक्स नहीं पता है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मटेरियल में आपका बताया हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। तो इन टर्म्स ऑफ देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसकी बात करें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में बात करें तो उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है? सिरामिक मटेरियल की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी ही प्रॉपर्टीज हमें किसकी मिलती हैं? इंटरमेटलिक कंपाउंड्स की मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हाँ कैसी प्रॉपर्टीज इनकी होंगी, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस। क्यों मैंने बताया था बेसिक आइडिया है, इंटरमेटलिक की डेप्थ में नहीं जाना है, हमें केवल डेप्थ में पढ़ना था सॉलिड सॉल्यूशंस, अलॉय कैसे बनना है, अलॉय का फॉर्मेशन और ह्यूम-रोथरी रूल्स कहाँ से आए, कैसे आए पिक्चर में, ये सारी बातें हमको जाननी थी। अब यहाँ देखते हैं इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर यूज हो रहे हैं आपके। जैसे कि आपके देखो एग्जांपल दिया है, इंटरमेटलिक कंपाउंड TiA3Al Ni3Al। ठीक है, एग्जिट स्टैंडअलोन मटेरियल्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, यूजेबल डक्टिलिटी हाई टेम्परेचर। प्लेटिनम सिलिसाइड है आपका, इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ये भी आपका क्या है? इंटरमेटलिक कंपाउंड है। ये जो आपका है ये आपका एक सुपर कंडक्टर की तरह यूज होता है। सुपर कंडक्टर हम आपको यूनिट 3 में पढ़ाने वाले हैं, मजा आएगा आपको सुपर कंडक्टर पढ़ने में। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। टाइटेनियम एल्यूमिनाइट्स TiAl Ti3Al, ये भी आपके क्या हैं? आपके किसमें? इंक्लूडिंग गैस टरबाइन इंजन। जो आपके गैस टरबाइन इंजन होते हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं। तो आपको पता चल होगा कि हाँ इंटरमेटलिक कंपाउंड ऐसा नहीं कि उनकी वैलेंसी और वो आपका डिफरेंस ज्यादा हो गया तो इंटरमीडिएट फेज बन गया तो उनका कोई यूज नहीं है। नहीं, उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, उनके अपने यूजेस हैं, ऐसा नहीं वो बेकार है, उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक ये बताइए सभी बच्चों कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? सॉलिड सॉल्यूशन बता दिया, अलॉय बता दिया, अलॉय फॉर्मेशन बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिए, और पूरा फ्लो चार्ट क्लियर करके बता दिया स्टील के रेस्पेक्ट में, और आपको ह्यूम-रोथरी रूल्स बता दिए। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट आया?
कोई बात नहीं, अगर डाउट आता है तो आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे से, अगर नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपके लिए एक होम असाइनमेंट, आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, इसका आपको ट्राई करना है और करके हमें बताना है। ठीक है, आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। क्या है आपका, कार्बन व्हेन डिजोल्व इन आयरन फॉर्म इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये पूछा है जब मैं कार्बन को आयरन में डिजोल्व करता हूँ तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, बनाता है। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दूसरा आपको बताना है कि सुपर अलॉयज क्या होते हैं और सेफ मेमोरी अलॉयज क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा सर्च करना है, जिससे आपको क्या करें, एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये भी चीज़ें होती हैं, इनके किस काम की होती हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये होम असाइनमेंट अपना करना है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा यही एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फेज डायग्राम के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ने वाले हैं, फेज डायग्राम। मजा आ जाएगा आपको फेज डायग्राम पढ़ के, आपको देखना क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप खुद खुश हो जाओगे कि हाँ सर जी कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया हमने सीखा है और फेज डायग्राम सीख के तो हमको मजा आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में आपको हम पढ़ाएंगे फेज डायग्राम। उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 7 पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको रिलेशन समझ में आएगा लेक्चर नंबर 8 के साथ। बिल्कुल सही कहा सर जी, जरूर देखेंगे। और जिन बच्चों ने यूनिट बन के नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक, उनको भी सभी बच्चे जाकर देखिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है बच्चों, यहीं पर एंड हो जाता है। ठीक है, आप सभी को थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, चीज़ों को जानते रहिए। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक काम आपको करना ही करना है। आपको यहाँ पर लेक्चर को लाइक तो करना ही है अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ लर्निंग करी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दूसरा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर जी हमको लेक्चर में ये चीज़ अच्छी लगी और ये हमको लेक्चर पसंद है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो भी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अपना जो डीएचए का आंसर है जो मैंने आपको कमेंट में करने के लिए पहले आपके कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो भी आप लिख के बता सकते हो कमेंट में। दूसरा आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे, सर जी ये शेयर जरूर कर देना चैनल को, शेयर इस लेक्चर को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं आपके, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या आपके स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और जिनके सिलेबस में आपका या तो मटेरियल साइंस है या इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी ये सीख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ इन चीज़ों को। ठीक है, उनको भी एक ऐसी जगह मिल पाए जहाँ पर वो चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ। और साथ में ऐसा नहीं कि केवल फ्रेंड्स को शेयर करना है, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पीपल को, क्योंकि उनको भी आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये मटेरियल्स हमारे किस काम के हैं, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें इन्हें पढ़ना जरूरी है, उनको भी इस चीज़ का आइडिया लग पाए। तो सभी को आपको शेयर करना है। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर यानी इस चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों सर जी, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा, पहली बात तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जो कि मेरा 10 टाइम्स या 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाएंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे, किसके, प्रोडिजी लर्नर्स के। और जब आप फैमिली मेंबर्स बन जाएंगे तो हमारा एक रिलेशन हो जाएगा और हम आपको क्या करेंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ईजी वे में सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना है तो साथ में एक बेल आइकन आता है आपका, वो प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा कि जब भी हम आपके न्यू लेक्चर्स आपके अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, जिससे कि आप जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, जो आपको मैं कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, वो आप सबसे पहले सीख पाएँ। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या क्या आपको करना है। बिल्कुल आ गया सर जी समझ में, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और हम अपना बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर जरूर करेंगे। और ठीक है बच्चों, आपका बात मैंने माना और आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर एंड होता है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ सीखने के लिए। और अगला लेक्चर मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा, लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आपको फेज डायग्राम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।